दोस्तों, चैनल पर पिछले काफ़ी समय से जेम्स हेडली चेज के नॉवेल्स की काफ़ी डिमांड आ रही थी। आप में से बहुत सारे लोग जेम्स हेडली की कहानियां सुनना चाहते थे, तो लीजिए, उसी के चलते आज पेश है चेज का एक बहुत ही बेहतरीन और उम्दा नॉवल, जिसका इंग्लिश में नाम है द पॉ इन द बॉटल। हिंदी में इसका नाम है खाली हाथ। आज के वीडियो में आप सुनेंगे इसका पहला भाग। तो चलिए फटाफट कहानी शुरू करते हैं। हैरी ग्लेब बॉन्ड स्ट्रीट अंडरग्राउंड स्टेशन से बाहर निकला तो बारिश हो रही थी। जमीन पर कई इंच पानी था। कुछ देर रुककर उसने काले आकाश को देखा, जहां बादल ही बादल थे। वो सोचने लगा, उफ मेरी किस्मत, टैक्सी की भी कोई उम्मीद नहीं है, पैदल ही चलना होगा। देर हो गई तो वो बुढ़ी नाराज होगी। फिर उसने आस्तीन ऊपर चढ़ाकर घड़ी देखी। अगर ये घड़ी सही है तो इसका मतलब है मुझे पहले ही देर हो चुकी है। कुछ देर की हिचक के बाद उसने कोट के कॉलर खड़े कर लिए और बड़बड़ाता हुआ चल पड़ा। हाथ सारा दिन बुरा ही रहा। पहले सिगरेट वाला सौदा खत्म हुआ, फिर वो आ गया, 40 पाउंड पानी में बह गए, और अब ये बारिश। अपनी आदत के अनुसार वो अंधेरे का सहारा लेता हुआ और स्ट्रीट लाइट से बचता हुआ चल रहा था। न्यू बॉन्ड स्ट्रीट आधी पार कर लेने के बाद उसे एक पुलिस वाला दिखा। उसने फौरन सड़क पार कर ली। ये वेस्ट एंड भी ना पूरा पुलिस वालों से भरा पड़ा है। कमबख्त तगड़ा भी तो बहुत है, बैल की तरह। कहीं खान में होता तो ज्यादा काम का आदमी साबित होता। जब पुलिस वाले और उसमें 100 गज का फासला हो गया तो उसने फिर से सड़क पार कर ली और मेफेयर स्ट्रीट की तरफ मुड़ गया। कुछ दूर चलने के बाद उसने इधर उधर देखा, और जब उसे संतुष्टि हो गई कि उसे कोई नहीं देख रहा है तो वो एक मकान में दाखिल हो गया। चमड़े की जैकेट पहने हुए एक औरत सीढ़ियाँ उतर रही थी। उसकी बगल में छतरी दबी थी। उसे देखकर वो मुस्कुराई। हेलो, मेरे पास आ रहे थे क्या? अरे नहीं, हैरी बोला, तुम पर पैसा बर्बाद करने से बेहतर भी मैं कुछ कर सकता हूँ। और सुनो, आज अपने कमरे में ही रहो तो बेहतर होगा। आज सड़क पर पुलिस वालों के अलावा कोई नहीं है। लेकिन तुम तो हो। हैरी को उस पर तरस आने लगा। वेस्ट एंड की वेश्याओं से हैरी के मधुर संबंध थे। उसे पता था कि उस औरत फैन की आजकल कम आमदनी हो रही है। उसकी उम्र ढलने लगी थी और इस काम में मुकाबला बहुत ही कड़ा था। मुझे अफसोस है फैन, लेकिन आज रात मुझे फुर्सत नहीं है। कोई और आया क्या? हाँ, बर्नस्टीन और थियो। वो सुअर थियो मुझे $50 दे रहा था। मैं किसी दिन उसका दिमाग ठीक कर दूंगी। मुझे जिंदगी में बहुत से बदमाश मिले हैं, लेकिन ऐसा नहीं मिला। हैरी मुस्कुराया और बोला, अच्छा ठीक है, चलता हूँ फैन। ठीक है, अपने काम के बाद मुझसे मिलना हैरी, मैं तुम्हारा पूरा मनोरंजन करूंगी। हैरी को कंपकपी सी आई। अरे नहीं, आज नहीं, फिर कभी। आज मैं डोना को घर ले जा रहा हूँ। लो, ये रख लो। उसने 1-1 पाउंड के 2 नोट निकाले और फैन को दे दिए। थैंक यू हैरी, तुम बहुत अच्छे हो। हाँ हाँ, मुझे पता है, कहकर वो मुस्कुराता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। फिर एक दरवाजे के सामने रुक गया जिस पर लिखा था, मिसेस फ्रेंच, जेमेस्टिक एजेंसी, पूछताछ। हैरी ने छज्जे पर से झांका। फैन बारिश को देख रही थी। फिर उसने छतरी खोली और चल पड़ी। हैरी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कमरे में रोशनी हुई और फिर दरवाज़ा खुल गया। खोलने वाली एक लड़की थी। हैरी बोला, मैं हूँ, हमेशा की तरह सबसे बाद में आने वाला। आ जाओ हैरी, सब तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे हैं, लड़की बोली। अरे करने दो। हैरी ने उसे अपनी तरफ खींचा और किस कर लिया। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। कल रात के बाद क्या किया? लड़की बोली। अरे कल रात की याद मत दिलाओ। आज सुबह सिर में बहुत दर्द हो रहा था। खैर ये सब छोड़ो, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। माँ को तो तुम जानते ही हो। हैरी मुस्कुराता हुआ लड़की के पीछे अंदर वाले कमरे में पहुँच गया। वहाँ मेज़ पर एक लैंप जल रहा था। कमरे में सिगरेट का धुआं और परछाइयाँ दिखाई दे रही थीं। मिसेस फ्रेंच मेज़ के पीछे थी और सिडनी बर्नस्टीन और थियो उसके सामने बैठे थे। सब ने हैरी को देखा और मिसेस फ्रेंच बोली, तुम 10 मिनट लेट हो। मजबूरी थी माँ, बारिश हो रही थी, कोई टैक्सी नहीं मिली तो पैदल आया हूँ। और सिड, हेलो, क्या हाल है तुम्हारे? और तुम्हारे थियो? चुब्बे, थियो गुर्राया। हैरी हंस पड़ा। क्या लड़का है ये भी। अच्छा माँ, मैं आ गया, अब बताओ मामला क्या है? मिसेस फ्रेंच एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोली, बैठ जाओ हैरी, हमें फिर से एक साथ काम करना है। हैरी बोला, आजकल पुलिस वाले बड़े चुस्त नज़र आ रहे हैं माँ। कल रात पैरी जिस तरह से पकड़ा गया है वो तुम्हें पता ही है। वो घर से निकला भी नहीं था कि उसे पकड़ लिया गया। पुलिस वालों पर हमला करने का नतीजा अच्छा नहीं होता। मुझे लगता है कि काम के लिए फ़िलहाल अच्छा वक्त नहीं है। मिसेस फ्रेंच बोली, पैरी बेवकूफ़ है, उसे तो बस एक खुली हुई खिड़की चाहिए। लेकिन ये अच्छा काम है, इसमें कोई खतरा नहीं है। अच्छा ये बताओ, वेजली फ़र के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हैरी अब थोड़ा संभल कर बैठ गया। माँ, क्या तुम मुझे 5 साल के लिए जेल भेजना चाहती हो? मैं ये काम नहीं करने वाला।
बर्नस्टीन बीच में बोला, मेरी भी यही राय है, इस बारे में सोचना भी पागलपन होगा। बर्नस्टीन छोटे कद का व्यक्ति था। उसका चेहरा बंदर की तरह झुर्रीदार था और हाथों और गले पर घने बाल थे। मिसेस फ्रेंच बोली, अगर ये माल हमें मिल गया तो तुम इसे ले लोगे ना? हाँ ले लेंगे, लेकिन ये माल तुम्हें मिल ही नहीं सकता, हैरी बोला। मिसेस फ्रेंच ने अपनी सिगरेट की राख फर्श पर झाड़ी और बोली, मुझे पता है ये काम मुश्किल है, लेकिन फिर भी इसे किया जा सकता है। बर्नस्टीन बोला, 4 व्यक्तियों ने ये कोशिश की है, तुम्हें पता है उनका क्या हुआ? ये काम खतरनाक है। हैरी बोला, देखो ये काम मुश्किल तो बहुत है, लेकिन अगर ये हो गया तब तो मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन माँ, मुझे अब भी थोड़ा शक है। तुम्हें काम के बारे में सिर्फ वो पता है हैरी जो तुमने सुना है। 4 बेवकूफ़ कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उनमें से कोई भी सेफ खोलने का तरीका नहीं जानता था। उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उनके पास दिमाग था ही नहीं। बर्नस्टीन कुर्सी में पहलू बदलते हुए बोला, गलत। फ्रेंच 4 महीने तक छानबीन करता रहा था, लेकिन वो सेफ खोलने से पहले ही पकड़ा गया। हाँ, तो दूसरों की गलतियों से सबक लेना चाहिए ना हमें। इसका मतलब ये है कि सेफ छूते ही अलार्म बज जाता है। हमें सबसे पहले उसी के बारे में पता लगाना होगा, मिसेस फ्रेंच बोली। लेकिन ये पता कैसे चलेगा माँ? हैरी ने कहा, देखो, मिसेस वेजली को एक नौकरानी की ज़रूरत है। उसने सब एजेंसियां छान मारी हैं और अब वो मेरे पास आई है। मैं बहुत मुद्दत से इसी मौके की ताक में थी। ओह, तब ठीक है, तब तो कोशिश की जा सकती है, हैरी बोला। देखो हैरी, अगर हम वहाँ एक ऐसी लड़की भेज दें जो अपनी आंखें खुली रखे और सेफ खोलने का तरीका पता कर ले, तो ये काम मिनटों में हो जाएगा। अगर लड़की ने अपना काम कर दिया तो क्या तुम ये काम करोगे? हैरी सिर खुजलाते हुए बोला, हाँ, फिर तो कर सकता हूँ। उसे इस वक्त पैरी याद आ रहा था, जो परसों तक उसके साथ था और अब जेल में था। मैं इस बारे में कुछ और जानना चाहता हूँ माँ, क्या थियो भी साथ रहेगा? थियो बोला, अगर एक चालाक और जवान लड़की जो सुंदर भी हो और कुछ पैसा बनाना चाहती हो, वो हमारे साथ हो तो मैं चलूँगा। हैरी छत की तरफ देखने लगा। फिर वो बोला, ऐसी एक लड़की है तो सही, उसका नाम जूली हॉलैंड है। वो सैम हेवार्ट के लिए काम करती है। सिड ने उसे देखा है। क्यों सिड, क्या राय है तुम्हारी? बर्नस्टीन ने कंधे उचकाए और बोला, असल में माँ, इसने उस जूली को छेड़ दिया था और उसने इसे थप्पड़ मारा था। लेकिन वो अच्छी लड़की है और ये काम कर सकती है। वो सुंदर भी है और चालाक भी। क्या पुलिस में उसका रिकॉर्ड है? मिसेस फ्रेंच ने पूछा। नहीं है। वो पुलिस से बची हुई है, लेकिन मुझे पता है कि वो मोटा पैसा हासिल करना चाहती है। आजकल उसे 1 हफ्ते में सिर्फ कुछ पाउंड मिल रहे हैं। अगर उसे बड़ी रकम का मामला दिखाई दिया तो वो तुरंत हमारे साथ आ जाएगी। लेकिन सिड, हम उसे कुछ नहीं बता सकते। ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होगा, और काम होने के बाद हमें ये भी देखना है कि वो अपना मुंह बंद रखे। पुलिस को फौरन पता चल जाएगा कि ये अंदर के ही किसी आदमी का काम है, और तब सीधा सीधा शक उस लड़की पर जाएगा। तो हमें ये भी पक्का करना होगा कि योजना बिगड़ जाने पर वो मुंह ना खोल दे। थियो थोड़ा आगे झुका और बोला, पहले दुल्हन तो तलाश करो, कोई गड़बड़ ना हो ये मैं देख लूँगा। थियो छोटे कद का तगड़ा व्यक्ति था। उसके लंबे बाल थे जो कोट के कॉलर तक आते थे। उसके गोल चेहरे पर मुहासे थे और उसकी आंखें हरी और कठोर थीं। उसने नीला बेतुकासा सूट पहन रखा था और उसका वाहियात सा हैट सिर के पिछले हिस्से पर रखा था। उसे देखने मात्र से ही खतरे का एहसास होता था। उसके बोलते ही सबने उसे देखा और अचानक कमरे में तनाव सा छा गया। बर्नस्टीन बोला, देखो, कोई मार धाड़ नहीं होगी, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। हैरी भी बोला, मेरा भी यही ख्याल है। किसी दिन तुम्हारा हाल बुरा होगा, देख लेना। मिसेस फ्रेंच गुर्राई, इसे छोड़ो, लड़की के बिना काम नहीं होगा, इसलिए लड़की को तो लाना ही पड़ेगा। वैसे हैरी, क्या वो तुम्हें पसंद करती है? हैरी मुस्कुराया, उसे मुझसे नफरत नहीं है माँ। वैसे भी मेरे सामने लड़कियां नरम पड़ जाती हैं। ठीक है, तो तुम उस लड़की से बात करो। अगर तुमने उसे संभाल लिया तो वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। तुम 1 हफ्ते में उसे तैयार कर सकते हो? मिसेस फ्रेंच ने पूछा। हैरी बोला, अरे 1 मिनट रुको, अभी मैंने ये नहीं कहा है कि मैं इस योजना में शामिल हो गया हूँ। पहले ये तो बताओ कि मुझे इसमें क्या मिलेगा। मिसेस फ्रेंच को पहले से ही ये उम्मीद थी। उसने पेंसिल उठाई और पैड अपने सामने खींचते हुए बोली, ये घर बहुत कीमती है। इसका 30,000 पाउंड का बीमा किया गया है। हमें 17,000 पाउंड तो मिल ही जाएंगे, है ना? उसने बर्नस्टीन की तरफ देखते हुए कहा। बर्नस्टीन बोला, मेरी तरफ मत देखो, घर को देखकर ही कीमत बताई जा सकती है। फिर भी 17,000 पाउंड ज़्यादा हैं। जैसा माल तुम बता रही हो, अगर ऐसा ही है तो 10,000 ठीक रहेंगे, लेकिन पहले मैं माल देखना चाहता हूँ। मिसेस फ्रेंच ने उसकी बात पर ध्यान न देते हुए कहा,
इसके अलावा जेवर भी हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें कम से कम 8,000 तो मिल ही जाएंगे हैरी, ज़्यादा भी हो सकते हैं। बहुत खूब, हैरी बोला। बर्नस्टीन बोला, लेकिन अभी से तुम इस तरह के वादे नहीं कर सकती माँ। अगर माल मैं खरीदूंगा तो कीमत भी मैं ही बताऊंगा, पहले माल देखूंगा मैं। मिसेस फ्रेंच बोली, तो हम माल किसी और को दे देंगे, इस माल को खरीदने वाला हमें कोई भी मिल जाएगा। थियो ने बर्नस्टीन को कोहनी मारी और उसने इस बार विरोध नहीं किया। बारिश खिड़कियों पर शोर कर रही थी और पानी गटरों में बहने लगा था। मेफेयर स्ट्रीट पर घूमने वाला इकलौता पुलिसमैन अब भी चहलकदमी कर रहा था। उसे पता ही नहीं था कि उससे कुछ ही गज के फासले पर चोरी की योजना बनाई जा रही है। वो तो खड़ा खड़ा बस बंद गोभियों के बारे में सोच रहा था। भाग 2। किंग्स स्ट्रीट, फुलहैम पेस रोड और हैमरस्मिथ रोड के कैफ़े, रेस्टोरेंट और क्लब वीरान दिखाई देते थे, लेकिन रात के समय उनमें खूब चहल पहल हो जाती थी। उस वक्त यहाँ नीच किस्म के मर्द औरतें कॉफ़ी या चाय पर बातें करते हुए दिखाई देते थे। जैसे ही दरवाज़ा खुलता था, शक भरी नज़रें उठती थीं और उन्हें तभी राहत मिलती थी जब आने वाले को पहचान लिया जाता था। यही वो जगह थी जहाँ लंदन के निचली श्रेणी के अपराधी वेस्ट एंड पर काम करने से पहले इकट्ठे होते थे और कुछ खाते पीते और योजनाएं बनाते थे। ब्रिज कैफ़े इस तरह की जगहों में राजा की हैसियत रखता था। इसका मालिक था सैम हेवॉर्ड। ये कैफ़े उसने बहुत सस्ते में खरीदा था। कई दिनों से वो ये महसूस कर रहा था कि ऐसी जगह उसके पास ज़रूर होनी चाहिए जहां वो इस तरह के लोगों से अच्छी तरह मिलजुल सके और योजनाएं बना सके। 6 महीने पहले उसके ऑफिस में एक लड़की आई थी। उसका नाम था जूली हॉलैंड। उसने बताया कि उसने कहीं सुना था कि सैम के स्टाफ में कोई जगह खाली है। मैं कुछ भी काम कर सकती हूँ, लड़की ने कहा था। हेवॉर्ड उससे बड़ा ही प्रभावित हुआ। लड़की के घुंघराले बाल और खूबसूरत शरीर उसे अच्छा लगा। उसने छोटा और तंग स्कर्ट और स्वेटर पहन रखा था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि लड़की ने जानबूझकर ही ऐसे कपड़े पहने हैं, और ये ठीक भी था। किसी ने उस लड़की को बताया था, सैम बूढ़ा हो रहा है, उसे संभालना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। वो तुम्हें 6 पाउंड वेतन देगा, और अगर तुमने छोटी मोटी चिकोटी काटने जैसी हरकतों का बुरा नहीं माना तो वो 7 पाउंड भी दे सकता है। 7 पाउंड प्रति सप्ताह। इस समय ये रकम भी उसके लिए काफ़ी बड़ी थी और इसीलिए जूली वहाँ आने के लिए फ़ौरन तैयार हो गई थी। उसकी उम्र 22 साल थी। 20 साल उसने बहुत ही गरीबी में बिताए थे। उसके माता पिता बेहद गरीब थे। उसका घर गंदा था और वो आमतौर पर भूखी रहती थी। उसे लगता था कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। अगर उसके पास पैसा होता तो उसे वो सब चीज़ें मिल जाती जो मिलनी चाहिए थी। भूख ने उसके चरित्र को बदल दिया था, उसे चालाक और मक्कार बना दिया था। भूख और ईर्ष्या, इन 2 चीज़ों ने उसे कुछ और ही बना दिया था। जब वो इतनी बड़ी हुई कि गरीब और अमीर में अंतर कर सके तो उसे ईर्ष्या होनी शुरू हो गई थी। उसे उन लोगों से जलन होती थी जिनके पास साफ सुथरे घर थे, अच्छे कपड़े थे, कारें थीं। उसे उस अंधे भिखारी से भी जलन होती थी जिसे लोग बहुत कुछ दे देते थे। वो स्कूल के उन बच्चों से भी जलती थी जो उससे बेहतर कपड़े पहनते थे। वो अपने माता पिता से अधिक खर्च मांगती थी जिसके बदले में उसकी पिटाई होती थी। धीरे धीरे वो बच्चों की चीज़ें चुराने लगी, रिबन, चॉकलेट वगैरह। फिर 12वीं सालगिरह का जश्न मनाने के लिए उसने जेवरों की एक दुकान में चोरी कर ली। यहाँ उसका मुकाबला किसी बच्चे से नहीं था, इसलिए वो पकड़ी गई। मैजिस्ट्रेट भला आदमी था, बच्चों को समझता था। जब उसने जूली के घर के बारे में रिपोर्ट पढ़ी तो उसे अपने पास बुलाया और उसने जो कुछ कहा वो पूरा तो जूली को याद नहीं रहा, लेकिन बस एक कहानी याद रह गई। जज ने कहा था, तुम्हें पता है जूली, ब्राज़ील में बंदरों को कैसे पकड़ा जाता है? मैं बताता हूँ। एक बोतल में कुछ दाने डाल दिए जाते हैं और उस बोतल को पेड़ से बांध दिया जाता है। बंदर उसमें हाथ डालकर दाने उठा लेता है, लेकिन बोतल की गर्दन इतनी पतली होती है कि उसकी बंद मुट्ठी बाहर नहीं निकल पाती। अब तुम्हें शायद लगेगा कि बंदर दाने वहीं छोड़कर भाग जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो इतना लालची होता है कि दानों को छोड़ नहीं पाता और हमेशा पकड़ा जाता है। ये कहानी तुम भी याद रखना जूली। लालच एक खतरनाक चीज़ है। अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो कभी ना कभी फिर से पकड़ी जाओगी। ये कहकर जज ने जूली को घर भेज दिया था और तब से जूली ने फिर चोरी नहीं की। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, अमीरों से उसकी ईर्ष्या भी बढ़ती गई और पैसा पाने की इच्छा भी। जब उसके माता पिता एक हवाई हमले में मारे गए और वो आज़ाद हो गई तो उसे पता चला कि वो किसी और तरीके से भी कुछ हासिल कर सकती है। उसे समझ आ गया कि उसमें कुछ ऐसा है जो मर्दों को आकर्षित करता है और उसने इस बात का फ़ायदा उठाने की ठान ली।
उन दिनों युद्ध चल रहा था और वहाँ अमेरिकन सैनिक आए हुए थे। वो उन लड़कियों में शामिल हो गई जो उनका मनोरंजन करती थीं। शीघ्र ही जूली सेना के ऑफिसर्स तक पहुँच गई। अब उसके पास अच्छे कपड़े थे, मर्द की इच्छाओं का ज्ञान था और डाकघर बचत बैंक में 50 पाउंड भी थे। फिर युद्ध खत्म हो गया, सैनिक चले गए और उसका धंधा फीका पड़ गया। एक बार फिर से गरीबी के दिन शुरू हो गए। उसने एक लाइब्रेरी में नौकरी की। यहाँ उसे एक हफ्ते में 2 पाउंड 10 शिलिंग मिलते थे। तब उसे लगा कि या तो ईमानदार रहकर तंगी में जिंदगी गुजारी जा सकती है या फिर बेईमान होकर ऐश की जा सकती है। उसे पता था कि ब्रिज कैफे में बदमाश लोग आते हैं, लेकिन वहाँ वेतन अच्छा था और उसे यही एक चिंता थी। किसी ने उसे बताया था, अगर तुम सैम हैवर्ट के लिए काम करोगी तो वहाँ बड़े बड़े अपराधियों से तुम्हारी मुलाकात होगी और अगर तुमने थोड़ा भी अक्ल से काम लिया तो वहाँ तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। वो फौरन इसके लिए तैयार हो गई थी। हैवर्ट को भी लगा कि वो उसके काम की लड़की साबित हो सकती है। उसने जूली को बताया, देखो जूली, यहाँ 2 काम हैं। एक तो दिन के शिफ्ट में होता है जिसमें 1 हफ्ते के 3 पाउंड मिलते हैं। इसमें काम ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सफाई करना और रात के लिए सैंडविच तैयार करना, बस। दूसरा काम ज़्यादा अच्छा है। जो लड़की अपना मुंह बंद रख सकती हो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा। इसमें 7 पाउंड हर हफ्ते मिलेंगे। तुम्हें कैश काउंटर संभालना होगा और संदेश लेने देने होंगे। शाम 7 बजे से रात 2 बजे तक काम होगा, लेकिन अपना मुंह बंद रखना होगा। जो लड़की अपना मुंह खोलती है या कुछ उगल देती है उसका हम हुलिया ही बिगाड़ देते हैं। जूली मुस्कुराई और बोली, मुझे ये काम मंजूर है और हाँ, डराने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। सैम मुस्कुराकर बोला, ठीक है, इस काम में संदेश लेना और देना बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखो, कुछ भी लिखना नहीं है और संदेश पहुंचाने में जल्दी करना है। एक रात में 30 संदेश तक भी आ सकते हैं। मान लो कोई फ़ोन पर जैक स्मिथ के बारे में पूछता है तो तुम्हें देखना होगा कि वो कौन है और वहाँ मौजूद है या नहीं। अगर नहीं है तो तुम्हें संदेश ले लेना है। जैसे ही जैक आए संदेश उसे दे देना है और ये भी ध्यान रखना है कि ये बात किसी और को पता ना चले। इससे कोई तुम्हें अतिरिक्त पाउंड भी दे सकता है। अब क्योंकि तुम मुझे अच्छी लग रही हो इसलिए मैं तुम्हें 8 पाउंड प्रति हफ्ता भी दे सकता हूँ। लेकिन जूली काम के बारे में कुछ और जानना चाहती थी। उसने ये बात कह दी। हैवर्ट बोला, यही तुम गलती कर रही हो। तुम्हें कुछ भी जानना समझना नहीं है। मैं खुद भी कुछ नहीं जानता। यहाँ लोग आते हैं और एक दूसरे के लिए संदेश छोड़ जाते हैं और कभी कभी कोई पैकेट भी। मैं उनको खाना खिलाता हूँ और उनकी सेवा करता हूँ, लेकिन कभी भी पूछताछ नहीं करता। कभी कभी यहाँ पुलिस वाले भी आते हैं, लेकिन जब मैं कुछ जानता ही नहीं तो उन्हें क्या बताऊँगा। इसलिए तुम्हारे लिए भी यही बेहतर होगा कि तुम कुछ ना जानो। अक्लमंदी इसी में है। यहाँ पुलिस आती है, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, जूली बोली। हैवर्ट बोला, पुलिस हर जगह अपनी टांग अड़ाती है, ये उसका काम है। तुम जहाँ भी काम करोगी वहाँ पर पुलिस आएगी ही आएगी। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। अब अगर यहाँ आने वाले लोग कुछ गलत धंधा करते हैं तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। और फिर मैं तुम्हें 8 पाउंड दे रहा हूँ ना, जबकि ये सिर्फ 50 पेंस का काम है। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस यहाँ ज़रूर आएगी ही आएगी, लेकिन आ सकती है। अब जूली के पास कहने को कुछ नहीं था। ये मौका छोड़ने लायक नहीं था। वो तैयार हो गई। बाद में उसे ताज्जुब हुआ कि काम उसकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा आसान था। कैफ़े में रात को 11 से पहले भीड़ नहीं होती थी। फिर यहाँ के स्थायी ग्राहक आने लगते थे। फिर जल्दी ही सिगरेट का धुआं और आवाज़ों से जगह भर जाती थी। जूली कांच के पीछे बैठी रहती थी। पहली रात हैवर्ट उसके साथ ही रहा था और सब लोगों के बारे में बताता रहा था। देखो, ये जो कोट वाला है ये सिड बर्नस्टीन है, इसे याद रखना। उसका एक बड़ा घर स्टोर है गाइडॉन स्ट्रीट पर, शायद तुमने देखा भी होगा। अगर कभी सस्ते घर की ज़रूरत हो तो उसके पास चली जाना और मेरा नाम ले देना। जिससे वो बात कर रहा है उसका नाम है ड्यूक। उसके शालीन व्यवहार के कारण ही लोग उसे इस नाम से पुकारते हैं। अब ये मत सोचने बैठ जाना कि वो काम क्या करता है। वो जो उधर है उसका नाम है पगसी। उसकी शक्ल याद रखो और उसके बारे में सब कुछ भूल जाओ। उधर उस साइड वो जो सिगरेट सुलगा रहा है वो है गोल्ड सैक। 2 साल पहले जब मिला था तो उसकी कीमत 50 पेंस से ज़्यादा नहीं थी। आज वो 10,000 पाउंड का चेक काट सकता है और फिर उसे भूल भी सकता है। फिर जूली ने लोगों को बात करते भी सुना और उनको जाना। एक बार पगसी और ड्यूक 25,000 की बात कर रहे थे। अगले दिन एक गोदाम में 25,000 सिगरेट चोरी होने की खबर अखबारों में छपी
और तब जूली को अनुमान लगाने में जरा भी मुश्किल नहीं हुई। कैफे का जीवन बड़ा ही उत्तेजक और बिजी था। उसे फोन पर लगातार संदेश मिलते रहते थे, लेकिन वो उनका मतलब नहीं समझ पाती थी। संदेश इस तरह के होते थे। पग्सी को बता दो कि ग्रे हाउंड ठीक लग रहा है। मिस्टर गोल्डसैक से कहो कि मुझे फ़ोन कर लें। बॉय ब्लू 12 बजे। बर्नस्टीन के लिए संदेश, वही समय वही जगह, COD, और इसी तरह के दूसरे संदेश। जूली जानती थी कि इनका मतलब सिर्फ पैसे से है। वो गलत काम करके अमीर बने जा रहे थे और जूली उनसे जलन के मारे पगलाई जा रही थी। तीसरे हफ्ते में उसे 12 पाउंड की आमदनी हुई, 8 हेवार्ड से और 4 दूसरे ग्राहकों से। लेकिन फिर भी उसे तसल्ली नहीं हो रही थी। उसे जितना ज़्यादा पैसा मिल रहा था उतनी ही पैसे की चाहत बढ़ती जा रही थी। उसके खर्चे भी बढ़ गए थे। उसने फुलहम पैलेस रोड पर एक अपार्टमेंट ले लिया था, जिसके लिए उसे 4 पाउंड प्रति सप्ताह देने पड़ते थे। वो खूब कपड़े खरीद रही थी और ज़्यादा धूम्रपान कर रही थी। दिन में वो शॉपिंग करती थी और फिल्में देखती थी, लेकिन उसे अकेलापन खलता था। उसका कोई दोस्त नहीं था और जो भी थे वो उस समय काम पर होते थे। उसे किसी पुरुष के साथ की ज़रूरत थी। उसे वो दिन याद आ रहे थे जब सेना के ऑफिसर उसे घर छोड़ने आते थे। अब उसे एक ऐसे मर्द की ज़रूरत थी जो उससे प्यारी प्यारी बातें करे, उसे उपहार दे और आड़े वक्त में उसका साथ दे। कैफ़े में जो लोग मिलते थे वो सब पैसा बनाने की धुन में थे और उस पर खास ध्यान नहीं देते थे। हाँ, हेवार्ट उसके लिए अवेलेबल हो सकता था, लेकिन वो बूढ़ा था। जब भी वो कैश काउंटर पर आता था तो जूली से हल्की फुल्की छेड़छाड़ करने लगता था। जूली भी एतराज़ नहीं करती थी, लेकिन वो इतने से ही खुश भी हो जाता था। जूली को अपनी उम्र का साथी चाहिए था। उसे कैफ़े में काम करते हुए 3 महीने हो चुके थे जब हैरी ग्लेब से उसकी मुलाकात हुई। हैरी को देखते ही वो उसमें दिलचस्पी लेने लगी, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी बहुत ही शानदार थी। उसमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा था और उसके कपड़े भी बहुत शानदार होते थे। उसकी हरी आंखें हमेशा मुस्कुराती रहती थीं। हालांकि वो दिखावा ज़्यादा करता था और स्वार्थी था, लेकिन फिर भी जूली को पसंद था। वो हमेशा मुस्कुराता रहता था और हमेशा मजाक करने के लिए तैयार रहता था। 1 पाउंड उधार देने के लिए भी तैयार, सिक्का उछालकर 10 पाउंड की शर्त लगाने के लिए भी तैयार और पीने पिलाने के लिए भी हमेशा तैयार। वो वेस्ट एंड के सभी रेस्टोरेंट्स के वेटर्स को उनके नाम से जानता था। उस इलाके की सारी वेश्याओं को जानता था और बदमाशों को भी जानता था, और वो सब उसे पसंद करते थे। जूली को पता था कि वो भी कभी न कभी उसे आकर्षित कर ही लेगी। उस समय हैरी सिड बर्नस्टीन के साथ काम कर रहा था। उसे ब्रिज कैफ़े पसंद नहीं था और ना ही सैम हेवार्ट, लेकिन बर्नस्टीन हमेशा वहीं जाता था, इसलिए हैरी को भी जाना पड़ता था। जल्दी ही उसने जूली को ताड़ लिया। उसे हर सुंदर लड़की में दिलचस्पी थी और इसीलिए जूली में भी हो गई। उसने उस पर डोरे डालने शुरू किए और जूली तो इसी मौके का ही इंतज़ार कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने जल्दी नहीं दिखाई। उसे मर्दों का खासा तजुर्बा था। उसे पता था कि जब एक लंबी बेरुखी के बाद वो आगे बढ़ेगी तो उसका ज़्यादा स्वागत होगा। जब मिसेस फ्रेंच से हैरी की बात हुई तो उसे फ़ौरन जूली की याद आ गई। उसे पता था कि जूली होशियार भी है और पैसा भी कमाना चाहती है, लेकिन वो उसके ठंडे व्यवहार से थोड़ा परेशान भी था। उसे लगा कि जूली से काम लेने का एक ही तरीका है कि किसी तरह से उसकी नौकरी छुड़वा दी जाए। हेवार्ड से उसके अच्छे संबंध थे और कोई ऐसा कारण नज़र नहीं आता था जिसके आधार पर जूली कैफ़े की नौकरी छोड़ देती। लेकिन हैरी ने मन ही मन खुद को समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं, कोई ना कोई तरकीब निकल ही आएगी। हमेशा ऐसा ही होता है। और वाकई हुआ भी यही, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे वो सोच रहा था। भाग 3। मिसेस फ्रेंच के यहाँ हुई मीटिंग के 2 दिन बाद जूली की मेज़ पर रखा फ़ोन बज उठा। किसी औरत का बेचैन सा स्वर उभरा। मिस्टर हैरी ग्लेब हैं? जूली कांप सी गई। उसने पिछले 3 दिन से हैरी को नहीं देखा था। वो अब ये सोचने लगी थी कि कहीं उसके ठंडे व्यवहार से हैरी किसी दूसरी औरत के पास तो नहीं चला गया है। उसने फ़ोन पर कहा, वो यहाँ नहीं है, प्लीज़ ज़रा अच्छी तरह देख लीजिए, बहुत ज़रूरी काम है, उन्होंने यहीं आने की बात की थी। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था कि जूली चौंक सी गई। उस वक्त हेवार्ट अपने ऑफिस से निकल रहा था। उसने जूली को लोगों पर नज़र डालते देखा तो उसने वहीं आकर पूछा, क्या प्रॉब्लम है? कोई औरत मिस्टर ग्लेब को पूछ रही है, काफ़ी चिंतित लगती है। जूली ने कहा, अरे ग्लेब से जुड़ी तो हर औरत चिंतित ही रहती है, कह दो वो यहाँ नहीं है। जूली ने माउथपीस में कहा, मुझे अफसोस है लेकिन आज वो यहाँ नहीं आए हैं। कुछ देर की खामोशी के बाद औरत बोली, वो ज़रूर आएंगे, आप उनसे कहिए कि मुझे फ़ोन कर लें, नंबर नोट कर लीजिए। जूली ने नंबर याद कर लिया और कह दिया कि हैरी के आते ही उसे बता देगी।
कुछ मिनट बाद ही हैरी अंदर आया और जूली ने उसे बुलाकर कहा, कुछ मिनट पहले किसी औरत ने तुम्हें फ़ोन किया था, कहती थी ज़रूरी काम है। फ़ोन नंबर रिवरसाइड 58845। हैरी की मुस्कुराहट थोड़ी हल्की हो गई। बोला, फ़ोन कर लूँ यहाँ से? जूली ने फ़ोन उसके आगे खिसका दिया। अचानक ही हैरी कठोर और ख़तरनाक नजर आने लगा था। जूली को इस रूप में वो अच्छा लगा। फ़ोन करते हुए हैरी का हाथ काँप सा रहा था। नंबर मिल जाने पर उसने कहा, डॉना, मैं हैरी हूँ, क्या बात है? उधर की बात सुनकर वो बोला, कितनी देर हुई? अच्छा ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, बाय। उसने फ़ोन रख दिया और जूली ने पूछा, क्या हुआ? हैरी उसे ध्यान से देखते हुए बोला, एक काम करोगी? फिर उसने इधर उधर देखा और कागज़ में लिपटा एक छोटा सा पैकेट उसकी गोद में डाल दिया। इसे कल तक अपने पास रख लो जूली। अगर कोई पूछे कि क्या मैंने तुम्हें कुछ दिया है तो इनकार कर देना, ठीक है? हाँ ठीक है, तुम्हारे लिए मैं ये काम कर सकती हूँ। गुड, तुम अच्छी लड़की हो। कल मेरे साथ चलोगी लंच पर? कल नहीं, परसों। तुम कल रात आओगे यहाँ? हाँ आऊँगा। चलो, गुड बाय। हैरी दरवाजे की तरफ बढ़ गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला वो ठिठका और फिर एक कदम पीछे हट गया। 2 आदमी अंदर आए। वो हैट और रेनकोट पहने हुए थे। जूली ने उन्हें पहचान लिया। उसका दिल डूबने सा लगा। ये पुलिस वाले थे। अब उसे समझ में आया कि हैरी उस पैकेट से पीछा छुड़ाने के लिए इतना बेचैन क्यों था। दूसरी तरफ हैरी दोनों पुलिस वालों से बात कर रहा था। वो बड़े ही इत्मीनान से मुस्कुरा रहा था। बाकी लोग खामोशी से बैठे उसे देख रहे थे। जूली एक पुलिस वाले को पहचानती थी। ये था डिटेक्टिव इंस्पेक्टर डॉसन। उसने हेवार्ड के ऑफिस की तरफ इशारा किया। हैरी ने कंधे उचकाए और वापस मुड़ गया। फिर जूली की तरफ देखे बिना वो उसके सामने से होकर गुजर गया। तीनों हेवार्ड के ऑफिस में चले गए। जैसे ही वो अंदर गए, कैफ़े में मौजूद लोग जल्दी जल्दी उठने लगे और कुछ ही पलों में कैफ़े खाली हो गया। घबराहट में जूली ने अपना पर्स उठा लिया और पैकेट उसमें रखने लगी। तभी उसे लगा कि सबसे पहले पर्स को ही चेक किया जा सकता है। उसने खाली कैफ़े पर नज़र डाली और फिर अपनी स्कर्ट खींचकर पैकेट अंदर डाल दिया। पुलिस वाले जल्दी ही ऑफिस से बाहर आ गए। उनके पीछे हेवार्ड था जो गुस्से में तमतमा रहा था। दूसरा पुलिस वाला और हैरी बाहर चले गए और हेवार्ड और डॉसन वहीं रह गए। फिर वो जूली की तरफ आए। डॉसन ने कहा, हेलो मिस, आप हैरी ग्लेब को जानती हैं? जी नहीं, और अगर मैं जानती भी हूँ तो मुझे नहीं लगता कि इससे आपका कोई मतलब है। अच्छा, कुछ देर पहले वो आपसे बात नहीं कर रहा था? नहीं, वो सिगरेट ले रहा था। देखो लड़की, जब मैंने उसकी तलाशी ली तो उसके पास वो पैकेट नहीं था जो उसके पास होना चाहिए था। तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? क्या उसने तुम्हें कुछ दिया है? जी नहीं। क्या मैं आपका पर्स देख सकता हूँ? आपको इसका कोई अधिकार तो नहीं है, लेकिन अगर इससे आपकी तसल्ली होती है तो ये लीजिए। जूली ने पर्स डॉसन के आगे खिसका दिया। उसने उसे हाथ भी नहीं लगाया और बोला, ठीक है मिस, कोई बात नहीं। अच्छा सैम, चलता हूँ, जल्द ही फिर मुलाकात होगी। तुम्हारे काम में बाधा डाली उसके लिए खेद है। तुम्हारे ग्राहक कुछ ज़्यादा ही भले लोग हैं। बाय, हेवार्ड ने कहा। डॉसन ने जूली की तरफ देखा और बोला, ग्लेब लड़कियों को बहुत जल्दी मुसीबत में डाल देता है, संभल कर रहिएगा मिस। अच्छा, गुड नाइट। डॉसन के जाने के बाद हेवार्ड ने जूली को घूरा। ये चक्कर क्या है सब? कौन सा चक्कर? जूली बोली, जब कैफ़े बंद होगा तो मैं तुमसे बात करूँगा। एक बार के लिए हेवार्ड अपने ऑफिस में चला गया, लेकिन जब कैफ़े बंद हुआ और सारा स्टाफ भी चला गया तो वो फिर से आया। अब बोलो जूली, ग्लेब ने क्या दिया है तुम्हें? मैंने कहा ना, कुछ नहीं दिया। डॉसन को बताया तो था मैंने, सुना नहीं तुमने? तुम अच्छी तरह झूठ नहीं बोल पाती हो जूली। डॉसन तुम्हारा झूठ समझ गया था। शायद उसने ये अंदाज़ा ना लगाया हो कि ग्लेब ने तुम्हें अंगूठियाँ दी हैं, लेकिन उसने तुम्हारे संबंधों का अनुमान ज़रूर लगा लिया होगा। पता नहीं क्या अंट-संट बके जा रहे हो तुम, जूली ने कहा। देखो लड़की, अभी तक तुम होशियारी से काम कर रही थी, लेकिन अब तुम बेवकूफ़ी कर रही हो। ग्लेब हमारे लिए बाहर का आदमी है। ना हम उसके लिए कुछ करते हैं और ना वो हमारे लिए कुछ करता है। वो बहुत ज़्यादा चालाक है। जो भी करता है उसमें से किसी को कुछ हिस्सा भी नहीं देता है। अरे मैंने कहा ना सैम, मैंने उससे कुछ नहीं लिया है। हेवार्ड ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा और फिर उसके चेहरे पर सख्ती आ गई। वो बोला, सुनो लड़की, आज एक भली औरत ने 3000 पाउंड कीमत की 3 अंगूठियाँ सिर्फ 2 सेकंड के लिए अपनी ड्रेसिंग टेबल पर रख दी थी और वो गायब हो गई। सिर्फ 2 सेकंड में, समझी? ये ग्लेब का काम है। वो फुर्ती से काम करने और बेडरूम में पहुंचने का एक्सपर्ट है। उसका काम ही यही है। डॉसन उसके बारे में सब कुछ जानता है और मैं भी। उस चोरी के बाद वो सीधा यहाँ आया था और मुझे लगता है कि जिस औरत ने उसे फ़ोन किया था उसने उसे सावधान करने के लिए फ़ोन किया था कि पुलिस उसके पीछे लगी है, इसीलिए उसने चोरी का माल तुमको दे दिया। ये भी उसका एक हथकंडा है। एक बात समझ लो जूली,
ग्लेब हमारे लिए जहर की तरह है। जो आदमी यहाँ तक पुलिस लेकर आए, मैं उसे पसंद नहीं कर सकता। चलो अब वो अंगूठियाँ मुझे दो। जूली ने बिना कुछ बोले अपना हैट और कोट उठाया और दरवाजे की तरफ चल दी। हेवार्ट ने उसका रास्ता रोक लिया। मैंने कहा ना सैम, मेरे पास अंगूठियाँ नहीं हैं, मुझे घर जाने दो। बिल्कुल नहीं। मैं अभी तक आराम से बात इसलिए कर रहा हूँ जूली, क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो, लेकिन इस आदमी के लिए तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही हो। तुम उसे फंसाने की कोशिश कर रही हो, है ना? ग्लेब औरतों के मामले का एक्सपर्ट है और साथ ही किसी भी औरत को आज तक उससे कुछ मिला नहीं है। तुम उसका पीछा छोड़ दो। जूली गुस्से से चिल्लाई। ऐसी बात कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हट जाओ मेरे रास्ते से। जब तक तुम अंगूठियाँ नहीं दे दोगी तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकती। अगर मैंने तुमसे छीन कर अंगूठियाँ ली तो तुम्हें यह नौकरी भी छोड़नी होगी। हाँ, मैं कोई और काम तलाश कर लूँगी। तुम मुझे डरा नहीं सकते हो बुढ़े। मेरे पास वो अंगूठियाँ नहीं हैं और अगर होती भी तो मैं तुम्हें नहीं देती। हेवार्ट ने उसके दोनों हाथ एक हाथ में पकड़ लिए और उसकी तलाशी लेने लगा। मुझे छोड़ दो सैम, वरना मैं चिल्लाऊंगी। सैम ने कहा, तो चिल्लाओ ना। अगर पुलिस आ गई तो मैं बता दूंगा कि ग्लेब ने तुमको अंगूठियाँ दी हैं। सीधी खड़ी रहो, मुझे पता है कि वो तुम्हारे पास ही हैं। जूली ज़ोर से चिल्लाई। तभी दरवाज़ा खुला और हैरी अंदर आया। सैम, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें इसके लिए 6 महीने की सज़ा हो सकती है। हेवार्ट ने एकदम से जूली को छोड़ दिया। तुम अंदर कैसे आए हैरी? जूली हेवार्ट से दूर हट गई और बोली, सुअर के बच्चे, तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? और हैरी, ये सारी तुम्हारी गलती है। अब पीटो इसे। तुमने देखा ना वो मेरे साथ क्या कर रहा था? हैरी ने जूली से कहा, अरे क्या तुम एक बुढ़े आदमी की पिटाई करवाना चाहती हो डार्लिंग? तुम मेरे साथ आ जाओ, ये कुछ नहीं कहेगा। नहीं, मैं इसे मजा चखाऊंगी। इसने अपने गंदे हाथ मुझे लगाए हैं। कहकर उसने एक कांच का जार उठाया और उसे हेवार्ट की तरफ उछाल दिया। वो उसके सीने पर लगा और सैम गिर पड़ा। वो कुछ और उठाने के लिए मुड़ी तो हैरी ने हंसते हुए उसे पकड़ लिया और खींचते हुए बाहर ले गया। फिर पीछे से चिल्लाकर बोला, दरवाज़ा बंद कर लो सैम, वरना ये तुम्हारा खून पी जाएगी। दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया। जूली फिर से चीखने चिल्लाने लगी। हेवार्ट अंदर से चिल्लाया, दफ़ा हो जाओ यहाँ से लड़की, और अब काम पर मत आना। जूली गुस्से में भरी हैरी की तरफ मुड़ी और बोली, तुमने मेरी नौकरी छुड़वा दी, शैतान कहीं के। और हैरी ये सोचकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि जो काम वो चाहता था, यानी जूली की नौकरी छुड़वाना, वो इतने बढ़िया ढंग से हो गया था कि वो सोच भी नहीं सकता था। अब जूली थोड़ी शांत हुई और सोचने लगी। 12 पाउंड हर सप्ताह की नौकरी तलाश करना लगभग असंभव सा था। काश मैंने तुम्हारी मदद ना की होती हैरी ग्लेब। अरे यार, छोड़ो ये सब। बाहर मेरी कार खड़ी है, मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ, फिर बैठकर इत्मीनान से बात करेंगे। कुछ ही दूरी पर एक बड़ी क्रिसलर गाड़ी खड़ी थी। उस पर हैकनी कैरेज लिखा था। गाड़ी में बैठते हुए हैरी बोला, बैठो जूली। गाड़ी पर कैरेज लिखवाना ज़रूरी था, वरना पुलिस बेकार में पूछताछ करती रहती कि मेरे पास पेट्रोल का खर्च कहाँ से आता है। जूली सोच रही थी कि इतनी बड़ी कार रखने का मतलब है कि इसके पास बहुत पैसा होगा। बैठने के बाद हैरी ने कहा, कहाँ है तुम्हारा घर? फुलहम पैलेस रोड। तुम्हारे फ्लैट में और कोई भी रहता है? नहीं। क्यों? हैरी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हंस दिया। फिर फ्लैट तक पहुंचने तक कोई कुछ नहीं बोला। कार रोकने के बाद हैरी ने कहा, अंदर चलते हैं, एक कप चाय पिला देना मुझे। नहीं, तुम अंदर नहीं आओगे और ना तुम्हें चाय मिलेगी, और अगर तुम्हें अंगूठियाँ वापस चाहिए तो उनकी कीमत देनी होगी। लेकिन जूली, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं रात को किसी मर्द को अपने फ्लैट में नहीं बुलाती। मुझे अंगूठियों के बदले 50 पाउंड चाहिए, वरना अंगूठियाँ नहीं मिलेंगी। 50 पाउंड? इतनी तो उनकी कीमत भी नहीं है। हाँ, मैं सब जानती हूँ, कीमत हज़ारों में है। कल कैश लेकर आ जाना, वरना मैं खुद इनको बेच दूंगी। कहकर जूली ने कार का दरवाज़ा खोला और चली गई। भाग 4। हैरी थोड़ी देर वहीं सड़क पर रुका रहा, फिर उसने कार आगे बढ़ा दी। वो इस इलाके को अच्छी तरह से जानता था। नज़दीक ही एक गैराज था जो सारी रात खुलता था। उसने कार वहीं खड़ी कर दी और वापस जूली के फ्लैट पर पहुंच गया। कुछ मिनट वो सड़क का जायज़ा लेता रहा। इस समय रात के 3 बजे थे। फिर वो पाइप की सहायता से ऊपर चढ़ गया और एक खिड़की से अंदर घुस गया। ये काम उसने सिर्फ कुछ ही सेकंड में कर लिया था। कमरा काफ़ी बड़ा था, लेकिन फर्नीचर घटिया किस्म का। सामने एक कमरे से पानी की आवाज़ आ रही थी, जिसका मतलब था कि वो बाथरूम है। जूली उसी के अंदर थी। हैरी ने हैट और कोट उतार कर रखा और एक आराम कुर्सी पर बैठकर सिगरेट पीने लगा। कुछ ही मिनट बाद हरे रंग का पजामा सूट पहने हुए जूली आ गई। हैरी को देखते ही वो ठिठकी, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। तुमसे कुछ बात करनी है, इधर आओ। जूली ने कमरे में चारों तरफ देखा, फिर वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ लपकी, लेकिन हैरी उससे तेज़ निकला।
उसने पर्स के नीचे रखी हुई हीरे की 2 अंगूठियां उठा लीं। रख दो इन्हें वापस, जूली बोली। हैरी ने अंगूठियां अपनी जेब में रखी और बोला, अरे नाराज क्यों होती हो डार्लिंग, मुझे एक चाय का कप पिलाओ, फिर बात करेंगे। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया नीच आदमी, और तुम मुझे कुछ भी नहीं दे रहे हो। अरे डार्लिंग, ये किसने कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा? तुम्हें नौकरी की ज़रूरत है और मैं तुम्हें अच्छी सी नौकरी दिलवाऊंगा। यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। नौकरी? कैसी नौकरी? पहले ज़रा चाय तो पिलाओ। अच्छा ठीक है, लाती हूँ। थोड़ी देर बाद वो चाय लेकर आई और उसने पूछा, क्या नौकरी है, अब बताओ, और ये मत भूलना कि तुम्हें मेरे 50 पाउंड देने हैं। ये बताओ जूली, सैम तुम्हें क्या तनख्वाह देता था? 12 पाउंड हर हफ्ते। अब ऐसी नौकरी बिना कुछ खतरा उठाए तो मिलेगी नहीं। तुमने सैम के यहाँ कितने दिन काम किया था? 6 महीने। उससे पहले एक लाइब्रेरी में, और उससे पहले एक फैक्ट्री में। देखो हैरी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझे सचमुच नौकरी दिलवाओगे। मुझे लगता है तुम मुझे उल्लू बना रहे हो। लेकिन कह देती हूँ, अगर ये सच हुआ तो मैं डॉसन को तुम्हारे बारे में बता दूंगी। हैरी के माथे पर बल पड़े। ये धमकी उसे पसंद नहीं आई थी। जूली, ज़रा सोच समझ कर बोलो। पुलिस को खबर देने वाली लड़कियों को कुछ और कहते हैं। इन बेकार की बातों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा हैरी। नौकरी की बात करो। देखो जूली, फ़िलहाल पैसा बनाने की तरकीब ये है कि तुम एक अमीर औरत की नौकरानी बन जाओ। एक ऐसी खाली जगह है मेरे पास। नौकरानी? अरे तो हाँ, अच्छा पैसा अगर मिल रहा हो तो नौकरानी बनने में क्या बुराई है? आखिर तुम एक कैफ़े में ही तो काम करती थी। अब वहाँ पर तुम शानदार फ्लैट में रहोगी, अच्छा वेतन भी मिलेगा, और क्या चाहिए? लेकिन नौकरानी? देखो जूली, तुम्हें 15 पाउंड हर हफ्ते मिलेंगे और काम खत्म होने के बाद 50 पाउंड बोनस। अब बोलो। अच्छा, इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ घोटाला है। हाँ, वो तो है, लेकिन अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है? हेवार्ट ने भी जूली से यही कहा था। वो सोचने लगी, और उसके साथ काम करते हुए वो एक बार भी फंसी नहीं थी। हैरी ने आगे कहा, तुम्हें बस इतना करना है कि एक घर में नौकरी करनी है। वहाँ से तुम्हें 3 पाउंड हर हफ्ते मिलेंगे। 12 पाउंड मैं अलग से दिलवा दूंगा। करीब 1 महीने में तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा और तुम्हें 50 पाउंड और मिल जाएंगे। अगर तुम अभी हाँ करती हो तो मैं तुम्हें 10 पाउंड का एक नोट अलग से और दे सकता हूँ। मैं सोच कर जवाब दूंगी। ठीक है, कल बता देना। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कल तुम वापस ही ना आओ हैरी। हैरी उठा और उसके पास जाकर खड़ा हो गया। फिर उसके कान में फुसफुसाया, एक राज की बात बताऊं जूली, वापस तो मैं तब आऊँगा ना जब यहाँ से जाऊँगा, और आज मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा हूँ। उसकी वो दिलकश मुस्कुराहट देखकर जूली का दिल बल्लियों उछलने लगा, और अगले ही पल वो हैरी की बाहों में थी। भाग 5। सुबह जब जूली की आंख खुली तो हैरी कमरे में नहीं था। बाथरूम से पानी की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर बाद जब वो नहाकर निकला तो जूली दोनों के लिए चाय बना लाई। फिर उसने कहा, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है हैरी। इस तरह की चोरियां तुम कब तक करते रहोगे? हैरी हंसा। अरे मेरी चिंता मत करो डार्लिंग, मुझे इस दुनिया में सिर्फ कुछ साल गुजारने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल और जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक ऐश करना चाहता हूँ, और ये काम पैसे के बिना तो हो नहीं सकता। मैंने ईमानदारी से पैसा कमाने की भी कोशिश की थी लेकिन सफल नहीं हुआ। इसलिए अब पैसा चाहे जहाँ से भी आए, जैसे भी आए, मुझे उसे लेना है। लेकिन अगर कहीं तुम पकड़े गए तो तब तो जेल में ज़िंदगी बितानी पड़ेगी ना। नहीं डार्लिंग, मैं अभी तक जेल से दूर रहा हूँ और आगे भी ऐसा ही होगा। हाँ, अगर मैं तुमसे वो अंगूठियाँ नहीं लेती तो अब तक तुम जेल की हवा खा रहे होते बच्चू। इस गलत फहमी में मत रहना जूली, मेरे लिए कोई दूसरा तरीका निकल आता। हमेशा ऐसा ही होता है। अच्छा ये तो बताओ हैरी, तुम्हें फ़ोन करने वाली वो डॉना कौन थी? मेरी माँ। ये क्या बकवास है, सच सच बताओ। अरे वो एक लड़की है मेरी जानने वाली, लेकिन वो तुम जैसी सुंदर नहीं है और मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। उसे कैसे पता चला कि पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी है? क्योंकि वो ज्योतिषी है। तुम बता रहे हो कि नहीं हैरी? जूली दिमाग मत खाओ, अपना काम करो। जूली को समझ आ गया कि उस पर दबाव डालना बेकार है। अच्छा ये बताओ तुम रहते कहाँ हो? 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर। शानदार फ्लैट है क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री का बटलर भी रहता है। हैरी कभी तो सीरियस हो जाया करो। नहीं, सीरियस होने का मेरे पास टाइम ही नहीं है। खाओ पियो ऐश करो, और इसके अलावा ज़िंदगी में है क्या? और अब काफ़ी देर हो गई है तो मैं चलता हूँ। और उस नौकरी के बारे में तुमने क्या सोचा डियर? वहाँ पर बस मुझे नौकरानी ही बने रहना होगा ना? हाँ, और अपनी आँखें, कान और दिमाग खुले रखने होंगे। ये बात सुनते ही जूली समझ गई
कि उसे एक बड़ी चोरी में अंदर से मदद करनी है। उसे झिझकता देखकर हैरी ने तुरंत 5-5 पाउंड के 2 नोट निकाल लिए। मैंने तुम्हें कुछ एडवांस देने की बात कही थी ना, लो ये रख लो। जूली ने नोट ले लिए। हैरी ने उसे एक कार्ड दिया और बोला, इस पते पर चली जाना, मिसेस फ्रेंच से मिलना और कह देना कि तुम्हें मैंने भेजा है। वहाँ कोई खतरा तो नहीं है ना हैरी? नहीं डियर, चलो गुड बाय, जल्दी ही तुमसे फिर मुलाकात होगी। अभी मुझे कुछ ज़रूरी काम हो, और हाँ, अगर कभी मेरी ज़रूरत हो तो मिसेस फ्रेंच को मैसेज दे देना, वो मुझसे संपर्क कर लेगी, ठीक है? इतना कहकर हैरी वहाँ से चला गया। भाग 6। जूली ने जल्दी ही मेफेयर स्ट्रीट पर मिसेस फ्रेंच का ऑफिस ढूंढ निकाला। जब वो अंदर गई तो खिड़की के पास एक लड़की बैठी हुई टाइप कर रही थी। उसके बाल करीने से बने हुए थे और कपड़े भी बेहद खूबसूरत थे। जूली ने ईर्ष्या से उसे देखा। लड़की ने टाइप करना रोककर उससे पूछा, क्या चाहिए? जूली को ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी। मुझे मिस्टर ग्लेब ने भेजा है मिसेस फ्रेंच से मिलने के लिए। ओह, तुम जूली हॉलैंड हो, बैठो, मेरी माँ अभी बिजी है। लड़की फिर से टाइप करने लगी। जूली इंतज़ार करने लगी। उस वक्त वो बस यही सोच रही थी कि यहाँ पर अच्छा वेतन मिलता है, जल्दी ही मैं भी ऐसे ही कपड़े पहनूंगी और फिर इस लड़की से भी अच्छी लगूंगी। थोड़ी देर बाद अंदर के कमरे से उसके लिए बुलावा आया। कमरे में मिसेस फ्रेंच एक खिड़की के पास एक बड़ी सी मेज़ के पीछे बैठी थी। उसका चेहरा अपनी बेटी से मिलता जुलता था। वो सीधे मतलब की बात पर आ गई। ग्लेब ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। अगर तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगी तो काम बहुत आसान है। आज दोपहर के बाद तुम 97 पार्कवे जाओगी। तुम्हें पता है एल्बर्ट हॉल कहाँ है? पार्कवे उसके आसपास ही है। तुम्हारी मालकिन होंगी मिसेस हावर्ड वीजली। तुम्हें उनके यहाँ सफाई करनी है, कॉल बेल्स का जवाब देना है, शराब सर्व करनी है, फूल करीने से लगाने हैं और फ़ोन सुनने हैं। बस इतना ही काम है और ये बहुत आसान है। बाकी काम उस बिल्डिंग का दूसरा स्टाफ करता है। खाना रेस्टोरेंट से आता है। मिसेस वीजली इस काम का तुम्हें 3 पाउंड हर हफ्ते का देंगी। हर शनिवार को तुम अपना अतिरिक्त वेतन लेने के लिए यहाँ आया करोगी, समझ गई? जी हाँ। ये लो ये पैकेट, इसमें तुम्हारी यूनिफॉर्म है। मेरे ख्याल से तुम्हें सही फिट आएगी। और इस लिफाफे में तुम्हारे पिछले मालिकों के कुछ पत्र हैं जो तुम्हें मिसेस वीजली को देने हैं। इनमें से एक डॉक्टर का है और दूसरा एक पादरी का है। इन्हें पाने में मुझे काफ़ी तकलीफ हुई है और पैसा भी खर्च करना पड़ा है, तो इन्हें खो मत देना। जूली ने पत्र पर्स में रख लिए। अब मैं तुम्हें वीजली फैमिली के बारे में कुछ बता दूं। मिस्टर हॉवर्ड वीजली हवाई जहाज़ की फैक्ट्री वीजली बेंटन के पार्टनर हैं। ये फैक्ट्री नॉर्थहोल्ड एयरफील्ड के नज़दीक है। वीजली रोज़ाना वहाँ जाते हैं। तुमने उनके बारे में कहीं पढ़ा भी होगा। वो अंधे हैं। कुछ लोगों को एक बम से बचाने की कोशिश में उन्होंने अपनी आंखें खो दी थीं। मैं पूरी घटना भूल गई हूँ, लेकिन वो अंधे हैं और अमीर भी। मिसेस वीजली शादी से पहले ब्लैंच टेरेल थीं, हास्य अभिनेत्री। तुमने उनको भी देखा ही होगा। वो पीती बहुत हैं, इसीलिए उन्होंने एक्टिंग भी छोड़ दी है। वीजली की अपार दौलत के कारण ही उन्होंने उससे शादी की थी। उनका गुस्सा बहुत ख़राब है और इसीलिए मिस्टर वीजली का जीवन नर्क बना हुआ है। तुम्हें भी वहाँ परेशानी हो सकती है। तुम्हारा काम आसान है, लेकिन मिसेस वीजली के स्वभाव के कारण ही हम तुम्हें अतिरिक्त वेतन दे रहे हैं। उन्होंने अभी तक 3 हफ्ते से ज़्यादा किसी नौकरानी को टिकने नहीं दिया है, लेकिन तुम्हें तब तक वहीं रहना है जब तक मैं वापस आने को ना कहूँ। समझ गई? समझ गई। मतलब कि जब तक आपका मतलब हल ना हो जाए तब तक मुझे वहाँ रहना है। और आपका मतलब क्या है? वो तुम्हें वक्त आने पर बता दिया जाएगा जूली। तुम अपने वेतन से खुश हो ना? हाँ, वेतन तो ठीक है। तो फिर ज़्यादा सवाल मत पूछो लड़की। ये लो 12 पाउंड। अगले शनिवार को तुम्हें 12 और मिल जाएंगे। तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें खुश रखेंगे। लेकिन अगर तुमने गड़बड़ी की तो तुम्हें पछताना होगा। अब अपने चेहरे से मेकअप उतार फेंको। तुम नौकरानी बनने जा रही हो, कोई फिल्म स्टार नहीं। जूली ने नोट पर्स में रखे और यूनिफॉर्म वाला पैकेट उठाकर बाहर की तरफ मुड़ी। पीछे से मिसेस फ्रेंच बोली, डॉना को अंदर भेज देना। जूली के हाथ से पैकेट छूटते छूटते बचा। तो यही है वो लड़की जिसने हैरी को फ़ोन किया था। हैरी तो कहता था कि वो जूली से ज़्यादा सुंदर नहीं है, जबकि वो तो सुंदर भी थी और साफ सुथरी बनी ठनी भी। मिसेस फ्रेंच ने पूछा, अरे रुक क्यों गई? काम समझ में नहीं आया क्या? जी आ गया, कहकर जूली बाहर वाले ऑफिस में आ गई। डॉना को उसकी माँ का मैसेज देकर वो बाहर निकल आई। तभी अंदर के फ़ोन की घंटी बजी और डॉना ने फ़ोन उठाकर बात करनी शुरू की। जूली वहीं रुककर बात सुनने लगी। डॉना कह रही थी, हाँ देखने में तो ठीक ही लगती है, अभी अभी गई है यहाँ से, गंदी कहीं की। काम कर जाए तो ठीक है, मुझे तो नहीं लगता।
हाँ ये तो है, पैसा तो सबको चाहिए। चलो ठीक है, रात को बात करते हैं। जूली सोचने लगी, वो किससे बात कर रही है? क्या हैरी से? उसका मन किया कि वो अंदर जाए और डोना के 2 थप्पड़ लगा दे। उसे मेरी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। लेकिन तभी उसने देखा कि सामने मिसेस फ्रेंच खड़ी हुई उसे घूर रही थी। जूली हड़बड़ा गई। मैं कुछ नहीं सुन रही थी, उसने कहा, और फिर वो दौड़ते हुए सीढ़ियों से उतर गई। भाग 7। एक भूरे बालों वाली औरत ने 97 पार्कवे का दरवाज़ा खोला। उसने हल्के गुलाबी रंग के गाउन पर रेशमी शॉल ओढ़ा हुआ था। वो बोली, क्या चाहिए? यहाँ कोई नौकरानी नहीं है। और तुम इस समय क्यों आई हो? ऐसा लगता था कि वो अभी सोकर उठी है। जी, मुझे मिसेस फ्रेंच ने भेजा है। मेरे ख्याल से आप मेरा ही इंतज़ार कर रही हैं। ओह, अंदर आ जाओ। ये ब्लेंच वीजली थी। जूली अंदर गई और दरवाज़ा बंद करके उसके पीछे चल दी। ब्लेंच अपने बालों में उंगलियां फिराते हुए बोली, जब तक मुझे कॉफ़ी नहीं मिलेगी तब तक मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। अब तुम आ ही गई हो तो कॉफ़ी बना लो। वैसे तुम काफ़ी सुंदर हो, ये अच्छी बात है। यहाँ अब तक भद्दे चेहरे ही दिखाई देते रहे हैं। पता नहीं ये मजदूर वर्ग के लोग इतने बदसूरत क्यों होते हैं। तुम कॉफ़ी बना लेती हो ना? जी हाँ, जूली ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, लेकिन मेरी तरफ देखकर मुस्कुराओ मत। और मुझे मैडम कहोगी तो बेहतर होगा। या फिर इसमें तुम्हें कोई परेशानी होगी? जी नहीं मैडम, कोई परेशानी नहीं होगी। तुम मुझसे नाराज़ हो? लग तो ऐसा ही रहा है। अरे नहीं मैडम। तो मुझे घूर क्यों रही हो? जाओ अपना काम करो। आज मेरी तबीयत खराब है, लेकिन मैं मर भी जाऊं तो भी किसी को कोई परवाह नहीं है। जाओ कॉफ़ी बना कर लाओ। जी अभी लाती हूँ मैडम। जूली ने किचन में पहुंचकर जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और फिर अपने साथ लाई यूनिफॉर्म पहन ली। उसे लगा कि शायद उसकी मालकिन यूनिफॉर्म देखकर खुश हो जाएगी। जब वो कॉफ़ी की ट्रे लेकर उसके कमरे में पहुंची तो पूरा कमरा रोशनी से जगमगा रहा था। ब्रांडी और सेंट की खुशबू फैली हुई थी। दोपहर के 3 बजे थे, लेकिन खिड़कियों पर पर्दे पड़े थे। यहाँ सब कुछ कीमती और शानदार था, लेकिन अस्त व्यस्त। ड्रेसिंग टेबल पर पाउडर फैला हुआ था। तेल की शीशियाँ उल्टी पड़ी थीं। कपड़े फर्श पर, कुर्सियों पर और बेड पर फैले हुए थे। जूते एक कोने में फेंके गए थे। कितनी देर लगा दी। अगर यहाँ काम करना है लड़की तो जल्दी करनी होगी। ओह, और तुमने कपड़े भी बदल लिए। अब तुम और भी अच्छी लग रही हो। अच्छी यूनिफॉर्म है। ट्रे रख दो और जाओ। और बाथरूम की सफाई कर देना, फिर बात करेंगे। बाथरूम देखकर जूली को फिर से ईर्ष्या होने लगी। वहाँ पर शॉवर कैबिनेट था, टब था, ड्रेसिंग टेबल, मालिश करने की मशीन, टर्किश बाथ कैबिनेट, हेयर ड्रायर, बहुत सारी चीज़ें थीं। लेकिन बेडरूम की तरह सब कुछ यहाँ भी अस्त व्यस्त था। टब में पानी भरा हुआ था जिसमें साबुन घुला था। उसमें एक तौलिया तैर रहा था। फर्श पर पाउडर बिखरा था। उसने जल्दी से टब खाली किया, तौलिया निचोड़ा और उससे फर्श साफ किया। जब वो लौटी तो ब्लेंच बेडरूम में चहलकदमी कर रही थी। ड्रेसिंग टेबल पर ब्रांडी से भरा ग्लास था और अब वो पहले से बेहतर लग रही थी। मुस्कुराते हुए वो बोली, मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। जी, जूली हॉलैंड मैडम। तुम्हें मिसेस फ्रेंच ने भेजा है? जी मैडम। पहले तुमने कहाँ काम किया है? जूली ने पर्स खोला और दोनों लिफाफे उसे दे दिए। उसने उनको खोलकर पढ़ा और फिर एक तरफ उछाल दिया। उन्होंने तुम्हें वेतन तो बता ही दिया होगा? जी हाँ मैडम। तो समझ लो ये नौकरी तुम्हें मिल गई। तुमने कॉफ़ी काफ़ी अच्छी बनाई थी। अगर तुम यहाँ सफाई रखोगी और मेरी मदद करती रहोगी तो हमारे संबंध अच्छे रहेंगे। आखिरी वाला कमरा तुम्हारा है। तुम अभी से काम शुरू कर रही हो ना? जी हाँ मैडम। ठीक है, आज रात मुझे कहीं जाना है। मैं घर अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, तो अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम यहाँ पर अकेली रह लोगी ना? तुम्हें डर तो नहीं लगता? जी नहीं मैडम। गुड, बहादुर लड़की। मुझे तो यहाँ अकेले बहुत डर लगता है। मिस्टर वीजली 15 दिन से पेरिस गए हुए हैं। पता नहीं कब कोई चोर आ जाए, ये डर तो रहता ही है। तुम भूत वूत तो नहीं मानती हो ना? नहीं मैडम। मैं बाथटब में पानी भर दूँ? हाँ भर दो। फिर बैग में कुछ कपड़े रखने हैं। मैं कल शाम तक ही आ पाऊँगी और कल ही शायद मिस्टर वीजली भी आएंगे। तुम इस बीच सारे घर की सफाई कर देना। और हाँ, उस अलमारी में कपड़े हैं। हर सूट पर एक नंबर है। तुम्हें जिस नंबर का सूट निकालना है उसी नंबर की ये सब चीज़ें भी निकालनी होंगी। ये काम कर लोगी ना? जी हाँ मैडम। दीवार के पीछे एक सेफ है, लेकिन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसमें सिर्फ जेवर रखती हूँ। मुझे 5:20 पर जाना है और वक्त गुजरता जा रहा है। ब्लेंच बाथरूम में चली गई और जूली सफाई करने लगी। वो सोच रही थी कि रात के समय वो अकेली क्या करेगी। क्यों ना हैरी के साथ कोई फिल्म देखने चली जाए। उसने बताया था कि अगर कभी उससे संपर्क करना हो तो मिसेस फ्रेंच से संपर्क कर लिया जाए। लेकिन जूली को 2 बार सूटकेस खाली करना पड़ा और बदल बदल कर कपड़े रखने पड़े। मिसेस ब्लेंच की समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कौन से कपड़े पहने। अंत में जब सूटकेस तैयार हो गया
और ब्लेंच कपड़े पहनकर और मेकअप करके तैयार हो गई तो जूली टैक्सी के लिए फ़ोन करने लगी। लेकिन तभी ब्लेंच ने इरादा बदल दिया। रुको, मैं नहीं जा रही हूँ। तुम सूटकेस खोलकर कपड़े निकाल लो, वरना इनमें सिलवटें पड़ जाएंगी। जूली का मन किया कि सूटकेस उठाकर उसके सिर पर दे मारे। वो तीसरी बार सूटकेस खोल रही थी, लेकिन बिना कुछ बोले वो अपना काम करने लगी। तभी उसकी मालकिन बोली, अरे रुको रुको, वहाँ बक्की होगा, मुझे उससे मिलना है। जल्दी से सूटकेस बंद कर दो। और मुझे अफसोस है कि तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। जूली के आंसू निकल पड़ना चाहते थे कि तभी उसकी मालकिन फिर से बोली, अरे रुको जूली, अभी बंद मत करो, इसमें एक गाउन है, वो निकालो पहले। जूली ने उस गाउन को पकड़कर खींच दिया, जिससे सारा सामान उलट पुलट हो गया। ब्लेंच समझ गई कि वो थोड़ी नाराज़ है, तो उसने अचानक से टॉपिक बदल दिया। तुम्हें ये गाउन पसंद आया जूली? मेरे लिए तो ये अब बेकार है, तो इसका कुछ इस्तेमाल तो होना ही चाहिए। जूली ने धीरे से गाउन को सहलाया। मैं समझी नहीं मैडम, ये गाउन है तो बहुत अच्छा, लेकिन इसका रंग एकदम वाहियात है। क्या तुमको ये पसंद है? जूली की आंखें चमकने लगीं। मुझे? हाँ, थैंक यू मैडम। ब्लेंच मुस्कुराई। ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी। मैंने इसे 150 पाउंड में खरीदा था, इसलिए मुफ्त में तो नहीं दे सकती। हाँ, 20 पाउंड में दे सकती हूँ। क्या इसे खरीदने के लिए तुम्हारे पास 20 पाउंड हैं? नहीं मैडम। अफसोस की बात है। खैर छोड़ो, यूं भी ये गाउन तुम पर अच्छा नहीं लगता, लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते। और तब जूली को समझ में आया कि वो बस उसे ललचा रही थी। उसने सोच लिया कि अब वो उसके बहकावे में कभी नहीं आएगी। अंत में ब्लेंच चली गई। जूली सोच रही थी कि 7 बजे तक वो सफाई के काम से निपट जाएगी और तब वो हैरी से मिलने के लिए तैयार होगी। उसने मिसेस फ्रेंच के यहाँ फ़ोन किया। उधर से डॉना बोल रही थी। जूली ने कहा, मैं जूली हॉलैंड बोल रही हूँ, मिस्टर ग्लेब से बात करनी है, उनका नंबर दे सकती हो? 1 मिनट रुको, डॉना ने कहा। फिर जूली को रिसीवर रखने की आवाज़ आई और फिर डॉना की आवाज़, वही लड़की है, तुमसे बात करना चाहती है। जूली को हैरानी हुई और हैरी की आवाज़ तुरंत फ़ोन पर सुनाई दी। क्या हुआ जूली? कुछ नहीं हैरी, सब ठीक है। मैं बस आज रात तुमसे मिलना चाहती हूँ। मिसेस वीजली बाहर चली गई हैं और मैं रात को अकेली रहूँगी, तो 7 बजे हम मिल सकते हैं। नहीं जूली, 20 मिनट बाद मैं ट्रेन से मैनचेस्टर जा रहा हूँ। मुझे अफसोस है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। गुड बाय। हैरी ने फ़ोन काट दिया। जूली को उसकी ये बेरुखी अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर वो खुद को समझाने लगी कि डॉना के सामने वो उससे मीठे स्वर में बात नहीं कर सकता था। काम से निपटकर वो अपने कमरे में चली गई। यहाँ भी उतना ही आरामदेह फर्नीचर था जितना दूसरे कमरों में। इसमें एक अटैच्ड बाथरूम भी था। कमरे में टेलीफोन भी था और ट्रांजिस्टर भी। बेड पर लेटकर वो अपनी तन्हाई भूल गई और उसने ट्रांजिस्टर चालू कर दिया। रात को 11:30 बजे उसने उसे बंद किया और फिर वो साइड लैम्प बंद करने ही वाली थी कि उसे एक आवाज़ सुनाई दी। वो एकदम से उठकर बैठ गई। मिसिस ब्लेंच ने भी तो यही कहा था कि यहाँ पर उसको आवाज़ें सुनाई देती हैं। शायद वो मुझे डरा रही थी, उसने सोचा। हवा के अलावा यहाँ और क्या हो सकता है? उसने फुर्ती से लैंप बंद कर दिया, लेकिन इस बार किसी के कदमों की आहट आई जो उसे स्पष्ट सुनाई दी। उसने लैंप जलाना चाहा, लेकिन वो फर्श पर गिर गया और तभी उसे लगा कि उसके कमरे का दरवाज़ा खुल गया है। बाहर किसी के सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। वो सांस रोके इंतज़ार करती रही। तभी लाइट जल गई और उसने देखा मिसेस ब्लेंच वीजली दरवाजे में खड़ी हुई थी। जूली डर के मारे ज़ोर से चिल्लाई। ब्लेंच मुस्कुराते हुए बोली, डर गई? मैं तो बस ये देखने आई थी कि तुम आराम से सो रही हो या नहीं। रास्ते में मैंने अपना इरादा बदल दिया और ट्रेन से वापस आ गई। अच्छा, गुड नाइट। फिर उसने लाइट बंद कर दी और वो वहाँ से चली गई। दरवाज़ा बंद हो गया। भाग 8। कुल मिलाकर जूली इस नतीजे पर पहुंची कि मिसेस ब्लेंच मानसिक रूप से ठीक नहीं है। उसे दूसरों को परेशान करने और चौंकाने में मज़ा आता है। वो रात वाली बात भूली नहीं थी और उसने सोच लिया था कि आइंदा वो उसके झांसे में नहीं आएगी और इस तरह से नहीं चौंकेगी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई। एक बार एक अलमारी में उसे लाश दिखाई दी। वो बुरी तरह से चौंक गई। बाद में पता चला कि वो लाश नहीं है, बल्कि तकियों को मिलाकर और उन्हें कपड़े पहनाकर ऐसी शक्ल दे दी गई है। फिर एक बार उसे एक सांप दिखाई दिया जो कपड़ों के नीचे था। वो और भी बुरी तरह डर गई, लेकिन जब उसने सांप को ध्यान से देखा तो पता चला कि वो नकली था। सांप की असलियत समझने के बाद भी जूली कांप सी रही थी। अब वो यहाँ से जाने की बात सोचने लगी थी। तभी कॉलबेल बजी और वो खोई खोई सी दरवाज़ा खोलने चली गई। आने वाला एक लंबा व्यक्ति था जिसने काफ़ी अच्छे कपड़े पहने थे। मिसेस वीजली तो अभी उठी नहीं होंगी, ये कहते हुए वो अंदर आ गया। जूली अभी भी सांप के कारण शॉक में थी।
उसने पूछा कि वो आदमी कौन है और क्या चाहता है। वो बोला, मैं ह्यू बेंटन हूँ, मिस्टर वीजली का पार्टनर। तुम शायद नई नौकरानी हो। क्या तुम मिसेस वीजली को बताओगी कि मैं आया हूँ? जूली ने कहा, वो इतनी सवेरे किसी से नहीं मिलती हैं, वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगी। अरे मैंने कहा ना, तुम जाओ, बस उन्हें ये कहो कि मैं आया हूँ। लेकिन सर, अभी सिर्फ 11:30 बजे हैं, वो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगी। तुमने सुना नहीं लड़की, तुम्हें जो कहा जा रहा है वो करो। अब जूली के पास और कोई चारा नहीं था। उसने ब्लेंच के कमरे पर जाकर दस्तक दी और अंदर प्रविष्ट हो गई। ब्लेंच बेड पर लेटी थी। जूली को देखते ही वो चिल्लाई, मैंने तुम्हें ये इजाज़त कब दे दी कि तुम जब चाहो मेरे कमरे में घुसी चली आओ? जी, मैं आती तो नहीं, लेकिन मिस्टर बेंटन आए हैं और आपसे अभी मिलना चाहते हैं मैडम। ये सुनते ही ब्लेंच के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। उसकी नाराज़गी दूर हो गई और वो उठकर बैठ गई। ह्यू, इस समय? जूली, जल्दी से कमरा ठीक ठाक करो, मेरा मेकअप बॉक्स मुझे दो। अब ब्लेंच एकदम बदली हुई सी लगने लगी थी। जूली को उससे और भी ज़्यादा नफरत हो आई। ब्लेंच अपना मेकअप करने लगी और जूली कमरे की सफाई। जूली, यहाँ कुछ खुशबू भी छिड़क दो, कमरे में बदबू आ रही है। खिड़की खोल दो और थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ। जूली, तुम तो ऐसे काम कर रही हो जैसे तुम्हारी रीढ़ की हड्डी टूट गई हो। जूली चुपचाप वो सब करती रही जो ब्लेंच ने कहा था। साफ सफाई हो जाने के बाद और ब्लेंच का मेकअप पूरा हो जाने के बाद उसने कहा, अब मिस्टर ह्यू को यहाँ भेज दो और मुझे घूरो मत। जूली ने बेंटन के पास जाकर उसे ब्लेंच का संदेश दे दिया। बेंटन अपनी जगह से उठा और ब्लेंच के कमरे की तरफ चल दिया। लेकिन जाते जाते जब वो जूली के नज़दीक से गुजरा तो उसके हाथों ने एक गलत हरकत की। जूली एकदम से घूम गई। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। कमरे में दाखिल होते ही उसने कहा, हेलो ब्लेंच, कितनी सुंदर लग रही हो। तुम्हारे लिए एक खबर है, तुम्हारा पति सोमवार तक नहीं लौटेगा, उसने तार भेजा है। ओहो, और तुम मौके का फ़ायदा उठाने चले आए, ब्लेंच ने बड़ी ही अदा से कहा और हंस पड़ी। मैं आज ही चल सकता हूँ, पूरा वीकेंड हम साथ साथ गुजार सकते हैं। हाँ ठीक है डार्लिंग, लेकिन ज़रा दरवाज़ा बंद कर दो, हमारी हरकतें सबको पता नहीं चलनी चाहिए। जूली, जो बेंटन के पीछे पीछे कमरे तक आ गई थी, जल्दी से वहाँ से हट गई। वो इस वक्त यही सोच रही थी कि क्या ये लोग वास्तव में 2 दिनों के लिए यहाँ से जा रहे हैं। अचानक उसे हैरी की याद हो आई। क्या कल तक वो मैनचेस्टर से लौट आएगा? लेकिन अभी से प्लान बनाने से कोई फ़ायदा नहीं था। ब्लेंच नहीं भी जा सकती थी। कुछ देर बाद बेंटन ब्लेंच के कमरे से निकल कर आया। जूली उस समय किचन में थी। वो उसके पास आकर बोला, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ जूली। तुम मिसेस वीजली की नौकरानी हो, इसलिए तुम वो सारी बातें देख और सुन सकती हो जिनसे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन एक अच्छी नौकरानी को हमेशा अपनी ज़ुबान बंद रखनी चाहिए। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? ये कहकर उसने अपना पर्स खोला और उसमें से एक 5 पाउंड का नोट निकालकर जूली के हाथ में थमा दिया। जूली का चेहरा लाल हो गया। वो धीरे से बोली, जी मुझे ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। अरे नाराज़ मत हो लड़की, मिसेस वीजली कोई भी नौकरानी 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रखती। मुझे ये बात पसंद नहीं है और मुझे लगता है कि अब उसका ये रवैया बदल जाना चाहिए। तुम मेरा मतलब समझ गई ना? जी सर। बढ़िया, तो मैंने तुम्हारे बारे में सही फैसला किया था। मैं चाहता हूँ कि मिस्टर वीजली जब आएँ तो उनको कुछ बातों का पता नहीं चले। अंधे लोग ज़्यादा भावुक होते हैं और ज़्यादा शक्की भी। मैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। जी मैं आपकी बात समझ गई, जूली ने कहा। तो इस फ्लैट में होने वाली बातें जब तक तुम देखती सुनती नहीं हो तब तक हमारे संबंध ठीक रहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए आज मैं यहाँ नहीं आया था, ठीक है ना? जी सर। और हमारे बीच ये जो सौदा हुआ है उसके बारे में मिसेस वीजली को भी पता नहीं चलना चाहिए। जी ठीक है सर। फिर बेंटन चला गया। तभी ब्लेंच ने घंटी बजाई और जूली उसके पास चली गई। एक दीवार अपनी जगह से हटी हुई थी और सामने सेफ का दरवाज़ा खुला था। उसके अंदर बिजली की तेज़ रोशनी थी जिसमें सैकड़ों फर के कोट दिखाई दे रहे थे। जूली वेस्ट एंड की दुकानों में सजे हुए फर के कोटों को बाहर खड़ी घंटों देखती रहती थी, इसलिए वो उनको पहचान गई। अलग अलग जानवरों की खाल के ये कोट थे जो अपनी कीमत के लिए मशहूर थे। सेफ में दूसरी तरफ स्टील के बक्से थे, शायद उनमें जेवरात होंगे, जूली ने सोचा। ब्लेंच ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। उसने जूली की नज़रों का पीछा किया और मुस्कुराई। लंदन का हर चोर इस माल के बारे में बात करता है जूली, लेकिन यहाँ पर आज तक कोई चोरी नहीं कर सका। इसके जैसी सेफ दुनिया में बनी ही नहीं है।
पता है, इसका डिज़ाइन मेरे पति ने बनाया था। इस सेफ को खोलने की कोशिश 6 या 8 बार की जा चुकी है, लेकिन हर बार हमने उन लोगों को पकड़ लिया। जब इसे खोलने की कोशिश की जाती है तो केंसिंगटन पुलिस स्टेशन में घंटी बज जाती है और फिर 2 मिनट में उड़न दस्ता यहाँ पर पहुँच जाता है। जूली के दिमाग में घंटी सी बजी। ओह, तो हैरी की दिलचस्पी इसमें है। अगर वो ये फर चुरा लेता है तो उसे काफ़ी मोटी रकम मिल जाएगी। दूसरी तरफ ब्लेंच कह रही थी, सिर्फ मिस्टर वीजली और मैं जानते हैं कि इसे कैसे खोला जा सकता है। जी, मेरे लिए कोई और काम है मैडम? जूली ने जानबूझकर टॉपिक बदला। वो नहीं चाहती थी कि ब्लेंच को ये शक हो कि जूली सेफ में दिलचस्पी ले रही है। मैं वीकेंड के लिए कहीं जा रही हूँ। मिस्टर वीजली सोमवार से पहले नहीं आएंगे, तो मेरा सामान पैक कर दो। मैंने सामान की लिस्ट बना ली है जो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। ये लो। जूली को लगा कि एक बार फिर से उसे पहले जैसी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इस बार उसने सारा सामान पैक भी कर दिया और ब्लेंच ने कोई अड़चन भी पैदा नहीं की। वो बस अपने आप में खोई थी और गुनगुना रही थी। अचानक बोली, और इस बीच तुम क्या करोगी जूली? जी, पता नहीं। जूली एकदम से घबरा गई। उसे इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। देखो, आराम मत करती रहना। ध्यान से देखोगी तो यहाँ बहुत काम करने को मिल जाएंगे। वैसे इतवार को तुम कहीं जाना चाहो तो जा सकती हो, लेकिन रात के समय फ्लैट खाली मत छोड़ना। और फॉर गॉड सेक, यहाँ किसी अजनबी मर्द को मत लेकर आना। जूली ने मुंह फेर लिया। अरे नाराज मत हो जूली, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम ऐसा करोगी ही। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाती। अच्छा, इधर आओ जूली। जूली उसके थोड़ा नजदीक गई। ब्लेंच ने उसका गाल छुआ और बोली, तुम बहुत सुंदर हो। तुम मुझसे डरो मत। पता नहीं क्यों कुछ लोग मुझसे डरते हैं। मैं इतनी बुरी थोड़े ही हूँ। हाँ, कभी कभी मैं मजाक जरूर कर लेती हूँ, और हाँ, वो सांप वाला मजाक तो मुझे बहुत ही पसंद है। कभी कभी तो मैं उसे अपने पति के बिस्तर में भी रख देती हूँ। जूली बिना कुछ कहे मुड़ गई। तुम्हें फर पसंद है जूली? लेकिन जूली इस बार झांसे में आने वाली नहीं थी। जी हाँ मैडम, उसने बस इतना ही कहा। तो मेरे फर के कोट देखो जूली। जी नहीं, मैं दूसरों के घरों में और उनके सामानों में कोई दिलचस्पी नहीं रखती मैडम। अरे देख भी लो, पूरी दुनिया में कोई औरत ऐसी नहीं है जो इनको पहनना ना चाहती हो। इनमें से एक कोट तो 5,000 पाउंड का है, और ये जो लोमड़ी की खाल वाला कोट है, मैं तुम्हें इसकी कीमत नहीं बताना चाहती। अंदर जाकर उन्हें देखो तो सही। जूली का भी मन कर रहा था कि वो उनको नज़दीक से देखे। वो सेफ में दाखिल हो गई। और हाँ, चाहो तो कोई कोट पहन कर भी देख सकती हो। जूली ने एक कोट की तरफ हाथ बढ़ाया और तभी सेफ का दरवाज़ा एक झटके से बंद हो गया और जूली अंदर कैद हो गई। अब वो बुरी तरह से सहम गई। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला। वो इसे अपनी ही गलती समझ रही थी। उसे ब्लेंच के धोखे में नहीं आना चाहिए था, लेकिन ये बात भी थी कि ब्लेंच उसे हमेशा यहाँ बंद करके नहीं रख सकती थी। इसीलिए उसने सोचा कि उसे दिमाग पर काबू रखना चाहिए और बैठकर इंतज़ार करना चाहिए। वो सेफ के फर्श पर बैठ गई। वहाँ बेहद गर्मी थी और हवा की कमी के कारण दम घुटता हुआ सा मालूम होता था। कोटों के निचले हिस्से उसके चेहरे से टकरा रहे थे। तभी लाइट बंद हो गई और फर उसके नज़दीक होने लगे। उसे यूं लग रहा था जैसे वो जिंदा दफना दी गई हो। वो पागल सी हो गई और चिल्लाने लगी। स्टील की दीवार पर लातें मारने लगी। फिर उसे यूं लगा जैसे वो अंधेरे के समुद्र में डूबती जा रही हो। तभी एक कोट हैंगर पर से गिरा और उसके ऊपर आ गया। भाग 10। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक बेड पर पाया। वो देर तक छत को देखती रही, फिर रोने लगी। वो बुरी तरह से डरी हुई थी और अभी भी खुद पर नियंत्रण नहीं कर पा रही थी। बाद में उसने सोचा कि उसे बेड तक कौन लाया होगा। उसे तुरंत ह्यू बेंटन याद आ गया और ये सोचकर उसे गुस्सा आने लगा कि उसके शरीर पर बेंटन के गंदे हाथ लगे होंगे। उसने सोचा, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। इस तरह से तो किसी दिन ये मुझे मार ही डालेगी। बेड से उतरकर वो कमरे से बाहर आई और ब्लेंच के कमरे में गई, ये कहने के लिए कि वो अभी यहाँ से जा रही है। लेकिन ब्लेंच वहाँ थी ही नहीं। वो जा चुकी थी। सेफ के सामने फिर से दीवार आ चुकी थी। उसने ब्रांडी की बोतल और एक ग्लास निकाल लिया और बेड पर बैठकर पीने लगी। ब्रांडी के असर से उसकी तबीयत थोड़ी संभली। उसने तय कर लिया कि आज की रात वो चली जाएगी, चाहे हैरी कुछ भी कहे। उसे सिर्फ ब्लेंच का ही डर नहीं था। उसे पता था कि फर चोरी होने के फौरन बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस को पता चल जाएगा कि वो सैम हेवार्ड के लिए काम कर चुकी है और फिर वो उसी के ऊपर पूरा शक करेंगे। तभी फ़ोन की घंटी बजी। उसने रिसीवर उठाया
और उधर से हैरी की आवाज़ आई, जूली। हैरी, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी, तुमसे मिलना चाहती हूँ। अच्छा हुआ तुमने फ़ोन कर लिया, मुझे तुमसे फ़ौरन मिलना है। क्या मतलब? लेकिन हुआ क्या है जूली? कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, मुझे अभी तुमसे मिलना है। अच्छा ठीक है, मैं 1 घंटे में तुमसे मिल सकता हूँ। क्या तुम बाहर निकल सकती हो? मिसेस ब्लेंच 2 दिन के लिए जा चुकी है, तो तुम यहीं पर आ जाओ। यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं है। तुम ये फ्लैट अंदर से देख भी लेना। तुम यही तो चाहते थे ना? जूली, फ़ोन पर ये सब बातें मत करो। तुम्हें पूरा विश्वास है कि वहाँ कोई और नहीं आएगा? नहीं, कोई नहीं आएगा। मिस्टर वीजली सोमवार की रात को आएंगे। तुम बताओ तुम कब आ रहे हो? ठीक है, मैं 6 सवा 6 बजे तक आता हूँ, हैरी ने कहा। इस समय 4 बजे थे। जूली ने कहा, ज़रा सावधानी से आना। पोर्टर इस फ्लैट की निगरानी कर रहा है। लिफ्ट से सबसे ऊपर वाली मंजिल पर पहुंच जाना और फिर सीढ़ियां उतरकर यहाँ आ जाना। ऊपर मिसेस ग्रेगरी रहती हैं। तुम यही दिखाना कि तुम्हें उनसे ही मिलना है। ठीक है जूली। हैरी ने फ़ोन बंद कर दिया और जूली ये सोचकर थोड़ी बेचैन हो गई कि जब वो हैरी से ये कहेगी कि वो यहाँ नहीं रुक सकती तो हैरी की क्या प्रतिक्रिया होगी। फिर उसे एक और विचार आया और वो खड़ी हो गई। उसने ब्लेंच के ढेर सारे कपड़ों में से एक सुंदर सा गाउन छांटा और उसे पहन लिया। ये गाउन गहरे भूरे रंग का और लो फर का था। उसने खुद को शीशे में देखा तो खुद को डोना से भी ज़्यादा खूबसूरत पाया। गाउन में वो खुद को भी नहीं पहचान पा रही थी। 6 बजकर कुछ मिनट पर हैरी आ गया। कुछ पल तक तो वो जूली को पहचान ही नहीं पाया। फिर उसने कहा, तुम तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। क्या ये तुम्हारी मालकिन का गाउन है? और नहीं तो क्या, और नहीं तो क्या, मेरे पास इतने महंगे कपड़े कहाँ से आएंगे भला। चलो अब अंदर आ जाओ। जूली उसे लाउंज में लेकर आ गई। हैरी को जीवन में पहली बार उससे प्यार होता हुआ महसूस हुआ। उसका वो विचार न जाने कहाँ हवा होता जा रहा था कि प्यार व्यार सब बेकार की बातें हैं। जूली उसके दिल की हालत समझ गई। अब वो इस बात का फ़ायदा उठाना चाहती थी। उसने अपना चेहरा और भी कठोर कर लिया। हैरी बोला, क्या बात है जूली, इतनी नाराज़ क्यों हो? मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। क्यों, क्या हुआ? जूली ने ब्लेंच के बारे में सब कुछ बताया। वो औरत पागल है, अंत में वो बोली। वो तो मुझे मार ही डालती। अब मुझे इतना डर लग रहा है कि अलमारी खोलते हुए भी मैं डरती हूँ। अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। क्या यार जूली, तुम भी कुछ मजाकों का बुरा मान रही हो। मजाक या वजाक मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उससे डर लगता है। मैं यहाँ नहीं रहने वाली। हैरी हड़बड़ा गया। उसने फैसला कर लिया कि अब वो उसे बता देगा कि उसे यहाँ क्यों भेजा गया था। जूली, मेरी बात सुनो। मैं वो फ़र हासिल करना चाहता हूँ। शायद तुमने अब तक अनुमान लगा भी लिया होगा। हाँ तो और नहीं तो क्या, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ। तो तुम्हारे लिए चिंता की कोई बात है ही नहीं जूली। तुम पूरी तरह सेफ हो। तुम बस ये पता लगाओ कि वो तिजोरी खुलती कैसे है। मैं उसे खोलूँगा और केवल तुम ही हो जो इस काम में मेरी मदद कर सकती हो। नहीं हैरी, तुम ये सेफ नहीं खोल सकते। वो कहती है कि उसका अलार्म केंसिंगटन पुलिस स्टेशन में बजता है। ओहो, ये बात है। मैं यही तो जानना चाहता था जूली। इसके अलावा उसने और क्या क्या बताया? उसने ये बताया कि इसे खोलने की कोशिश में अब तक 8 चोर पकड़े जा चुके हैं। हाँ ठीक है। अच्छा ये बताओ जूली, क्या तुमने फ़र के अलावा जेवर भी देखे हैं? नहीं, मैंने देखे नहीं हैं हैरी, लेकिन मुझे पता है कि वो सेफ के अंदर एक स्टील की कैबिनेट में है। अच्छा, तुमने ये कहा कि तुम्हारे सेफ के अंदर जाने के बाद दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया था। ये बताओ कि ये धीरे धीरे बंद हुआ था या तेज़ी से? बहुत ही तेज़ी से बंद हुआ था, जैसे चूहेदानी बंद होती है। दरवाज़ा बंद होने के बाद अंदर हवा की कमी हो जाती है और दम घुटने लगता है। देर तक वहाँ रहने पर इंसान की मौत भी हो सकती है। ओह, यानी मुझे ये कोशिश करनी होगी कि अंदर ना फंसूँ। अच्छा ये बताओ कि दरवाज़ा उसने बंद किया था या अपने आप बंद हुआ था? मुझे नहीं पता हैरी, वैसे वो दरवाजे के आसपास थी नहीं। ठीक है, मुझे उसके बेडरूम तक ले चलो जूली। जूली ने उसे बेडरूम में ले जाकर वो दीवार दिखाई जिसके पीछे सेफ थी। ये है वो दीवार हैरी, लेकिन इसे छूना मत वरना अभी पुलिस आ जाएगी। हाँ हाँ, नहीं छूँगा। अच्छा, ये दीवार आगे की तरफ खुलती है या एक तरफ को खिसक जाती है? ये खिसकती है। ठीक है, अभी तुम्हें कुछ और भी पता करना है जूली, तभी मैं ये सेफ खोलने में कामयाब हो पाऊँगा। मेरे लिए तुम्हें ये काम करना ही होगा। लेकिन हैरी, मैंने कहा ना कि अब मैं यहाँ नहीं रहने वाली। हैरी ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और बोला, माय डियर जूली, कुछ दिन और रह जाओ ना। मैं तुम्हें 50 के बजाय 100 पाउंड दूंगा। थोड़ा अक्ल से काम लो। अभी तक तुमने कितना बढ़िया काम किया है। नहीं हैरी, अब बहुत हो चुका। मैं पुलिस के चक्कर में नहीं फंसना चाहती
और इस कमबख्त औरत को भी मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। उसने बुरी तरह से मुझे डरा दिया है। जूली, बस 2 ही 3 दिन की तो बात है, फिर हमारा काम हो जाएगा और काम खत्म होते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। तब हमारे पास खूब पैसा होगा, हम अमेरिका चले जाएंगे। जूली उसकी बाहों से फिसल गई। उसे इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वो थोड़ी उत्तेजित सी हो गई। तुम मुझसे शादी करोगे? हम अमेरिका जाएंगे? हाँ जूली, हाँ, मैं सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ जूली। और अगर ये झूठ हुआ तो? ये झूठ नहीं है डार्लिंग। मान लो तुम यहाँ से चली जाती हो और मुझसे अलग हो जाती हो, फिर बताओ तुम क्या करोगी? हेवार्ड के पास लौटोगी? वो तो तुम्हें काम पर नहीं ही रखेगा। तो फिर क्या तुम 4 पाउंड हर हफ्ते पर किसी फैक्ट्री में काम करोगी? मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जूली, कपड़े, मनोरंजन, पैसा, और अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मैं खुद भी हाजिर रहूँगा। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? अमेरिका में मेरे कुछ दोस्त हैं, हम वहाँ पर बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। अब बोलो क्या कहती हो? जूली चुपचाप कुछ देर हैरी को देखती रही। वो देख रही थी कि हैरी एक्टिंग नहीं कर रहा है, उसे वाकई जूली से प्यार हो गया है। फिर वो धीरे से बोली, मुझे खुद भी तुमसे प्यार हो गया है हैरी, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूँगी। फिर भी मैं पेशेवर अपराधी नहीं हूँ। हाँ ठीक है, मैंने कुछ ऐसे काम किए हैं जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, लेकिन मैं हमेशा कानून की हद में रही हूँ। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है और ना ही करूँगी जो मुझे जेल पहुँचा दे। और प्लीज़ हैरी, तुम भी ये इरादा छोड़ दो। अगर तुम पकड़े गए तो सोचो मेरा क्या होगा। अब हैरी का दिल भी पिघलने लगा। उसने जूली के बाल सहलाते हुए कहा, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो ठीक है। इस सेफ में पहुंचने का तरीका मैं किसी और तरह से जान लूँगा। मिसेस फ्रेंच से कहूँगा कि वो किसी दूसरी लड़की को इस काम पर लगा दे। तुम यहाँ से काम छोड़ दो। वो तो ठीक है हैरी, लेकिन तुम भी ये इरादा क्यों नहीं छोड़ देते? ये खतरा मोल मत लो, हम अभी अमेरिका चल पड़ते हैं। लेकिन वहाँ जाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा जूली? सुनो, इस काम से मुझे 8,000 पाउंड मिलने वाले हैं। उस रकम को पाए बिना मैं अमेरिका कैसे जाऊँगा? 8,000 पाउंड! एक पल के लिए जूली फिर से उसका साथ देने के बारे में सोचने लगी, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया। वो अभी कुछ कहने ही जा रही थी कि हैरी अचानक बोला, अरे तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दी? नहीं तो, लेकिन कोई फ्लैट में है जूली, मैंने पक्का किसी की आवाज़ सुनी है। जूली बेहोश होते होते बची। इसका मतलब था कि ब्लेंच वापस आ गई थी और जूली इस समय उसके कपड़े पहने हुए उसी के बेडरूम में थी, अपने एक पुरुष दोस्त के साथ। ब्लेंच तो उसकी जान ही ले लेगी। लेकिन तभी दरवाज़ा खुला और एक व्यक्ति अंदर आ गया। उसने काले लेंस वाला चश्मा लगा रखा था और वो सीधे उसे ही देख रहा था। कोई है? ब्लेंच, तुम यहीं पर हो? उस आदमी ने पूछा। और तब जूली को थोड़ी राहत महसूस हुई। ये मिसेस ब्लेंच का पति मिस्टर हॉवर्ड वीजली था, जो अंधा था और उसे देख नहीं सकता था। भाग 11। हॉवर्ड वीजली ज़्यादा लंबा नहीं था, लेकिन मजबूत बदन वाला था। उसके कंधे चौड़े थे और चेहरा सुंदर। चौड़े माथे पर बाल बिखरे हुए थे, जो कनपटियों पर से सफ़ेद हो चले थे। बाद में जब जूली को ये पता चला कि उसकी उम्र सिर्फ 38 साल है, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। जूली और हैरी उसे देखते रहे। वो आगे बढ़ा तो वो उसके रास्ते से हट गए। उसने फिर से पूछा, कोई है? जी हाँ, मैं, जूली बोली। वीजली उसकी तरफ यूं देख रहा था जैसे उसे पता हो कि वो वही है। उसने अपनी पॉकेट में से सोने का सिगरेट केस निकालते हुए पूछा, मैं तो ठीक, लेकिन कौन मैं? जी मैं जूली हॉलैंड हूँ, नई नौकरानी। ओह, क्या तुम मुझे लाइटर दे सकती हो जूली? जूली ने चारों तरफ देखा, वहाँ कोई लाइटर नहीं था। हैरी ने तुरंत अपना लाइटर निकाला और उसे मेज़ पर रख दिया। वो बड़े ही ध्यान से वीजली का मुआयना कर रहा था। जूली ने लाइटर उठाया और वीजली को दे दिया। वीजली अभी भी वहीं देख रहा था जहाँ वो पहले खड़ी थी। अपनी सिगरेट जलाते हुए उसने पूछा, मिसेस वीजली कहाँ हैं? जी वो तो वीकेंड के लिए कहीं गई हैं। ओह थैंक यू। उसने सिगरेट सुलगाकर लाइटर आगे कर दिया। जूली ने उसे मेज पर रख दिया और हैरी ने उसे उठाकर वापस जेब में डाल लिया। कब लौटेंगी मिसेस वीजली? जी वो कह रही थी कि आप सोमवार की रात को आएंगे, तो तब तक वो आ जाएंगी। ओह, मेरे आने की उम्मीद तो तुम्हें भी नहीं होगी। तुम्हारी शाम बर्बाद तो नहीं हुई जूली? अरे नहीं सर, मैं तो बस मैडम के कमरे की सफाई कर रही थी। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी पार्टी में जा रही थी। वैसे मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं तो सुगंध के आधार पर कह रहा था। तुमने काफ़ी अच्छा सेंट लगा रखा है। असल में मुझे तो बस अपनी नाक और कानों पर ही भरोसा करना पड़ता है। जूली बुरी तरह से झेंप गई।
उसने मिसेस ब्लेंच का सेंट भी इस्तेमाल कर लिया था। जी वो मैं कहीं नहीं जा रही थी, वीजली ने आगे कहा। मिस्टर गैरेज सामान ला रहे हैं, वो मेरे सेक्रेटरी हैं, आते ही होंगे। क्या तुम हमारे लिए कॉफ़ी ला सकती हो? जी हाँ सर, ज़रूर। और उसके दिमाग में तुरंत ये ख्याल आया कि उसे जल्दी से कपड़े बदलने होंगे। मिस्टर वीजली ने कहा, स्टडी रूम में ले आना, हमें कुछ काम करना है। वैसे क्या इस कमरे में कोई और भी है? जी नहीं तो सर। ठीक है, तो जल्दी से कॉफ़ी ले आओ, उसने कहा और बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होते ही हैरी फुसफुसाया, जल्दी से कपड़े बदलो जूली, ताकि वो दूसरा आदमी तुमको इन कपड़ों में ना देख सके। जूली ने बाथरूम में जाकर जल्दी से कपड़े बदल लिए। अब मैं चलता हूँ जूली, तुम जाकर कॉफ़ी बनाओ। मैं कल दोपहर में तुमसे फिर मिलूंगा, तब तक कहीं मत जाना प्लीज़। 3 बजे मैं सामने वाले पार्क में तुमसे मिलूंगा, तुम बाहर निकल कर आ जाना और हम वहीं बात करेंगे। ठीक है। जूली किचन में चली गई। जब वो कॉफ़ी लेकर स्टडी रूम में पहुंची तो वीजली एक आराम कुर्सी पर बैठा सिगार पी रहा था और एक युवक एक मेज़ के पीछे बैठा कुछ कागजात देख रहा था। जूली को देखकर वो मुस्कुराने लगा। जूली ने अनुमान लगाया कि मिस्टर गैरेज वही होगा। उसने कॉफ़ी की ट्रे मेज़ पर रख दी। वीजली बोला, तुम शायद हाल ही में यहाँ आई हो? जी सर, कल ही आई हूँ। उम्मीद है तुम यहाँ पर खुश होंगी। अगर तुम कहीं जाना चाहती हो तो जा सकती हो, हम तुम्हारे मनोरंजन में बाधा नहीं बनेंगे। फ़िलहाल हमें तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं है, हम ये वीकेंड फैक्ट्री में ही गुजारेंगे। हाँ, कल सुबह हम तुम्हें नाश्ते के लिए कष्ट ज़रूर देंगे। तुम हमारा ऑर्डर रेस्टोरेंट भेज देना, 9 बजे हम चले जाएंगे। नाश्ता 8 बजे मिल जाएगा ना? जी हाँ सर, बिल्कुल। जूली इस समय ये सोच रही थी कि ये आदमी कितना अच्छा इंसान है और उसके बाद भी इसने ऐसी जानवर से शादी क्यों कर ली। ब्लेंच के कमरे की सफाई करके वो किचन में चली गई। अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए वो चहलकदमी करने लगी। मिस्टर वीजली के आने से पहले वो अमेरिका जाने की योजना बना रही थी, लेकिन अब वो इस बारे में दोबारा सोचना चाहती थी। वो हैरी की तुलना मिस्टर वीजली से कर रही थी। ये ऐसा था जैसे असली और नकली हीरे की तुलना करना। अचानक उसे लगा कि हैरी का कोई कैरेक्टर ही नहीं है और वो सिर्फ दिखावा ही कर सकता है। उसे हैरी के कपड़ों से भी नफरत हो आई। मिस्टर वीजली अमीर था, हैरी उसके बराबर अमीर कभी नहीं हो सकता था। अगर उसकी चोरी की प्लानिंग सफल भी हो जाए तो उसे क्या मिलेगा? 8,000 पाउंड। कब तक चलेंगे वो 8,000 पाउंड? अमेरिका जाकर ये सारी रकम तो खर्च हो जाएगी और फिर क्या होगा? और वैसे भी हैरी चोर है, तो अगर जूली को शादी करनी ही है तो वीजली जैसे आदमी से क्यों ना करे, ताकि उसे सब कुछ मिल सके, बड़ा सा मकान, कपड़े, नौकर, गाड़ी, सब कुछ। लेकिन ये सब उसे कैसे मिलेगा? वीजली तो पहले से ही शादीशुदा है। लेकिन अगर वो चोरी की प्लानिंग के बारे में उसे बता दे तो हो सकता है वीजली खुश हो जाए और फिर उसके लिए वो बहुत कुछ कर दे। लेकिन ऐसा सोचना भी खतरनाक है, उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उसने खुद से कहा। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और मिस्टर गैरेज कॉफ़ी की ट्रे लिए अंदर आया। हेलो जूली, मैंने सोचा कि ट्रे तुम्हें दे दूं, कॉफ़ी बहुत अच्छी थी। वैसे मेरा नाम टॉम गैरेज है, मैं मिस्टर वीजली की देखभाल करता हूँ। अब तुम अक्सर ही मुझसे मिला करोगी। जी अच्छा। और हाँ, मैंने मिस्टर वीजली को बताया है कि तुम बहुत सुंदर हो। वैसे ये बात तो तुम्हें भी पता होगी कि तुम कितनी सुंदर हो। जूली ज़ोर से हंस पड़ी। मिस्टर वीजली को भला मेरी सुंदरता में क्या दिलचस्पी हो सकती है? वो तो मुझे पता नहीं जूली, लेकिन उन्होंने कुछ कहा तो नहीं। लेकिन हाँ, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी, तो इसका मतलब है कि वो तुम में दिलचस्पी तो ले रहे हैं। जूली फिर से हंस दी। इस समय मिस्टर वीजली डिक्टाफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ चला आया। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं जूली? जी नहीं। यहाँ रहना तुम्हें कैसा लगा? जी ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। ओह, शायद मिसेस वीजली ने अपनी हरकतें शुरू कर दी हैं। जी हाँ, वही पुराने मजाक, नकली सांप, सेफ में बंद कर देना वगैरह वगैरह। अरे आपको कैसे पता मिस्टर गैरेज? क्योंकि वो हर एक के साथ यही करती हैं। मेरे साथ भी ये सब हो चुका है। मैं तो 10 मिनट तक सेफ में बंद रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं मर ही जाऊंगा। ओह, मैं तो यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली। वो औरत बहुत ही खतरनाक है। अरे जूली, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ही दिनों में तुम्हें आदत पड़ जाएगी और फिर वो भी तुम्हारा पीछा छोड़ देगी। और वैसे भी मिस्टर वीजली तो बहुत ही अच्छे आदमी हैं। जूली भी अब गपशप के मूड में पूरी तरह आ चुकी थी। वो बोली, हाँ वो तो है, पता नहीं मिस्टर वीजली ने क्या देखकर उनसे शादी की। गैरेज बोला, वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। जब इन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी तो मिस ब्लेंच लंदन की जान हुआ करती थी, लेकिन उसने मिस्टर वीजली को फंसा लिया। उसे पता था कि उनके पास बहुत पैसा है
उसने शुरू से ही इस बात का फायदा उठाना शुरू कर दिया। न केवल उनसे बड़ी बड़ी रकमें ऐंठी, बल्कि शादी भी इस शर्त पर तय की कि अगर शादी टूटी तो मिस्टर वीजली को उसे एक बहुत बड़ी रकम देनी होगी। अब मिस्टर वीजली चाहते हुए भी इस शादी को नहीं तोड़ पा रहे, क्योंकि उसमें भी मिसेस वीजली की ही जीत होगी। लेकिन क्यों? वो ये रकम देकर उनसे पीछा क्यों नहीं छुड़ा लेते? जूली ने पूछा। वो ऐसा नहीं कर सकते जूली। असल में वो एक नए इन्वेंशन में लगे हुए हैं। वो बिना चालक का हवाई जहाज बनाना चाहते हैं। इस काम में उनका बहुत खर्च हो रहा है और मिसेस वीजली को भी ये बात पता है कि वो उसका भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। ओहो, ये तो बहुत ही बुरी बात है, और ऊपर से वो बेचारे अंधे भी हैं, जूली ने कहा। हाँ, वो तो है। उन्हें इस बारे में एक बार फिर से निराशा का सामना करना पड़ा है। फ्रांस के एक डॉक्टर का ख्याल था कि उनकी आंखों का सफल ऑपरेशन किया जा सकता है। हम इसीलिए पेरिस गए थे। लेकिन बेचारे मिस्टर वीजली। फिर उसने अपनी घड़ी देखी और सीटी बजाता हुआ बोला, अब मुझे चलना चाहिए। मैं तो बस 5 मिनट के लिए ही आया था, फिर मिलेंगे। इसके बाद वो चला गया। जूली भी अपना काम निपटाकर अपने कमरे में सोने आ गई। बिस्तर पर लेटने के थोड़ी देर बाद जब उसे नींद आने लगी, तभी अचानक कांच टूटने की आवाज़ आई। वो फुर्ती से बेड से उतरी और ड्रेसिंग गाउन पहनकर बाहर आ गई। वीजली कमरे के बीचों बीच खड़ा था और एक ग्लास फर्श पर टूटा हुआ पड़ा था। क्या हुआ सर? मैंने कांच की आवाज़ सुनी थी। तभी उसकी नज़र वीजली के हाथ पर पड़ी जिससे खून बह रहा था। अरे, आपको तो चोट लग गई है मिस्टर वीजली। हाँ जूली, ग्लास मेरे हाथ से छूट गया था। मैंने कांच समेटने की कोशिश की तो एक टुकड़ा मेरी उंगली में घुस गया। ओह, आप बैठिए, मैं पट्टी बांध देती हूँ। जूली ने उसे एक कुर्सी पर बैठाया और उसके हाथ पर पट्टी बांध दी। फिर वो कांच के टुकड़े समेटने लगी। काम खत्म होने पर उसने कहा, क्या मैं आपकी कोई और सेवा कर सकती हूँ? तुम्हारी उम्र क्या है जूली? जी 21 साल। और तुम सुंदर भी हो। जूली थोड़ा शर्मा गई। जी पता नहीं, गैरेज ने कहा था कि तुम बहुत सुंदर हो, और वो गलत नहीं हो सकता। मुझे तुम्हारे साथ अकेले नहीं रहना चाहिए था। ये मुझे पहले ही सोच लेना था। मेरी पत्नी इस बात को पसंद नहीं करेगी, लेकिन अब मैं फिर से कपड़े बदल कर क्लब नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी बेहतर यही रहेगा कि तुम प्लीज़ मेरी पत्नी को ये ना बताओ कि ये रात मैंने यहीं बिताई है। जी ठीक है, मैं उनसे नहीं कहूँगी। धन्यवाद, अब तुम जाओ। और हाँ, जाने से पहले ये भी बता दो, क्या मेरे पीछे से मेरा पार्टनर ह्यू बेंटन तो यहाँ नहीं आया था? जूली हाँ कहने ही वाली थी कि उसकी मुख मुद्रा देखकर उसने इरादा बदल दिया। जी नहीं, वो यहाँ नहीं आए। बढ़िया, चलो ठीक है जूली, गुड नाइट। लाइट बंद कर दो और जाओ। भाग 8। जब हैरी ग्लेब ने मिसेस फ्रेंच को बताया कि जूली अब उस घर में और रहने को तैयार नहीं है, तो वो तेज़ी से बोली, देखो हैरी, उसे वहीं रहना होगा। वहाँ कोई और लड़की पहुँचाने का दूसरा मौका हमें नहीं मिलेगा। मैं मिसेस ब्लेंच को अच्छी तरह जानती हूँ। अगर जूली वहाँ से निकल गई तो हमारी सारी प्लानिंग पर पानी फिर जाएगा। लेकिन वो मेरे लाख समझाने पर भी मानने को तैयार नहीं है, हैरी ने कहा। अरे तो उस कमीनी की पिटाई क्यों नहीं कर दी तुमने? मैं औरतों को पीटने का आदी नहीं हूँ, कुछ और सोचिए। मिसेस फ्रेंच ने 2-3 तरह से घुमा फिरा कर हैरी पर दबाव डालने की कोशिश की, यहाँ तक कि जूली से खुद बात करने को भी कहा, लेकिन हैरी ने सबके लिए मना कर दिया। आखिर तुम उसका इतना ख्याल कर क्यों रहे हो? अंत में उन्होंने गुस्से से पूछा। हैरी बिल्कुल नहीं चाहता था कि मिसेस फ्रेंच को कुछ शक हो। वो उससे डरता था। इसके अलावा वो ये भी चाहती थी कि उसकी बेटी डॉना की शादी हैरी से हो जाए। अगर उसे हैरी पर शक हो जाता तो वो कुछ भी कर सकती थी। हैरी को पुलिस के हवाले भी कर सकती थी। उसने कहा, मैं उसका ख्याल नहीं कर रहा हूँ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं बस मारपीट या जोर ज़बरदस्ती नहीं चाहता। ठीक है, मिसेस फ्रेंच ने गुस्से से कहा, मारपीट नहीं होगी। मैं खुद उससे बात करूंगी, शायद उसे धमकी भी देनी पड़े, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अब तुम जाओ, जब तुम्हारी ज़रूरत होगी मैं तुम्हें बता दूंगी। हैरी चुपचाप चला गया। उसके जाते ही मिसेस फ्रेंच ने फ़ोन उठाया और एक नंबर डायल किया। उधर से थियो की आवाज़ आई। मिसेस फ्रेंच ने कहा, अभी की अभी यहाँ आओ, तुम्हारे लिए कुछ काम है। इस समय? ऐसा क्या काम है? थियो ने पूछा। हैरी जो है वो जूली से बहुत ही नरमी से काम ले रहा है और वो हमारा साथ देने से इनकार कर रही है। तुम जाओ और उससे बात करो। अरे वाह, ये काम थोड़े ही है, ये तो मनोरंजन है। मैं अभी आता हूँ, कहकर थियो ने फ़ोन काट दिया। अगले दिन सुबह 9 बजने से कुछ देर पहले ही वो उस बिल्डिंग के सामने जाकर पार्क में बैठ गया। कुछ देर बाद मिस्टर गैरेज पार्कवे से बाहर निकला और उसके थोड़ी देर बाद मिस्टर वीजली।
पोर्टर उसे कार तक लाया और फिर कार का दरवाज़ा बंद करके चला गया। कार के जाने के बाद थियो इमारत में दाखिल हुआ। पोर्टर ने उसे रोका और शक की नज़रों से उसे देखने लगा। थियो ने बिना हिचकिचाए कहा, मैं अपनी बहन से मिलने ऊपर जा रहा हूँ। वो 97 नंबर वाले फ्लैट में काम करती है। तुम्हें कोई एतराज़ है क्या? पोर्टर का शक अभी भी कम नहीं हुआ। थियो ने फिर से कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो उसे फ़ोन कर लो और उसे बता दो कि उसका भाई हैरी आया है। लेकिन ये बात मिसेस वीजली को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, पोर्टर बोला। अरे तो उन्हें भी बता दो, हर आदमी को बता दो, अखबार में छपवा दो। मुझे कोई जल्दी नहीं है, जाओ। पोर्टर थोड़ा झुंझलाते हुए बोला, तुम बहुत ही बकबक करते हो। चलो ठीक है, जाओ, अपनी बहन से मिलकर आओ, लेकिन ज़्यादा देर मत लगाना। थियो फुर्ती से लिफ्ट से ऊपर पहुंच गया। उसने 97 नंबर फ्लैट की कॉल बेल दबाई और जैसे ही जूली ने दरवाज़ा खोला वो उसे धकेलते हुए अंदर घुस गया। फिर धमकी भरे अंदाज में बोला, सुनो लड़की, चिल्लाना मत। मैं मैडम फ्रेंच के यहाँ से आया हूँ, तुमसे कुछ बात करनी है, बैठ जाओ चुपचाप। जूली लाउंज में पहुँच गई। वो थोड़ा घबरा गई थी। थियो भी उसके पीछे पीछे आया। उसने इधर उधर देखा, फिर बोला, ये कितनी अच्छी जगह है, फिर तुम्हें जाना क्यों है यहाँ से? मैं जाऊँगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, गलत फहमी है तुम्हारी, मैं रोक सकता हूँ। बैठ जाओ, मुझे बात करनी है। जूली फुर्ती से टेलीफोन की तरफ लपकी, लेकिन थियो उससे पहले वहाँ पहुँच गया। उसने जूली के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जमाया और वो हाथों और घुटनों के बल गिर पड़ी। अगर नहीं मानी तो अगली बार घूंसा पड़ेगा। बैठ जाओ चुपचाप। जूली रोते हुए कुर्सी पर बैठ गई। अब सुन लड़की, तुम यहाँ पर अपना काम पूरा करोगी, वरना तुम्हें बहुत सी तकलीफ झेलनी होगी। मैं नहीं करूँगी, मैं पुलिस को बता दूंगी। थियो जोर से हंसा। इस गलत फहमी में मत रहना लड़की। ये देखो। उसने जेब से 3 फोटो निकाले और उनको जूली की गोद में डाल दिया। जूली ने देखा, ये फोटोज़ कुछ चेहरों के थे जिनका हुलिया बिगड़ा हुआ था। वो उनको देखकर कांप सी गई। उसने फ़ोटो फर्श पर गिरा दिए। थियो बोला, ये तेज़ाब का कमाल है। इनमें से एक दुल्हन एमी पार्सन्स है और ये एक वेश्या है। तेज़ाब ने इसकी ये हालत की है। इससे पहले ये इतनी बुरी नहीं थी। बाकी दोनों लड़कियों के साथ भी यही हुआ है। फिर उसने जेब से एक हरी शीशी निकाली। देखो, ये है वो तेज़ाब जिससे चेहरे की ये हालत हो जाती है। अब ये मत समझना कि तुम यहाँ से भाग जाओगी और कहीं छिप जाओगी। मुझे लोगों को तलाश करना आता है, तो अगर तुमने ज़रा भी गलत हरकत की तो समझ लेना तुम्हारी शक्ल बिगड़ते देर नहीं लगेगी, समझी? हाँ, जूली मरे से स्वर में बोली। तो हमें बुधवार तक पता चल जाना चाहिए कि सेफ कैसे खुलती है। कोई बहानेबाजी नहीं चाहिए। बुधवार को 8 बजे मेफेयर स्ट्रीट वाले ऑफिस में मिलना। नहीं आई तो पछताओगी। जूली ने हाँ में सिर हिला दिया। थियो खड़ा हुआ और जूली के पास पहुंचकर एक जोरदार घूंसा उसके चेहरे पर मारा और एक पेट में। जूली ने हैरानी से उसे देखा तो वो बोला, तुमने मुझे टाइम से 3 घंटे पहले बेड से निकलने पर मजबूर किया, मेरी सुबह बर्बाद कर दी, तो उसका फल तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। फिर उसने एक भद्दी सी गाली दी और फ्लैट से बाहर निकल गया। इससे आगे की कहानी के लिए सुने जेम्स हेडली चेज के नॉवल खाली हाथ का भाग 2।